अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़ैन, यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़ैन। भाई आज की इस नशिस्त के अंदर, इस क्लास के अंदर नस के 9th ऑफ फेब और 10th ऑफ फेब के दोनों के पेपर्स को मैथ्स के तमाम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। नस बिन स्कूल के जो पेपर्स आए वो भी साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूँ, नस इंजीनियरिंग के जो पेपर आए वो भी आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज की इस क्लास के अंदर भैया हम लोग नस के 9th ऑफ फेब और 10th ऑफ फेब के तमाम पेपर को सॉल्व करेंगे। बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरजल नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो इस वक्त के पूरे पाकिस्तान से हाईएस्ट स्कोर है 173 का, हमारे बैच नंबर 1.0 बी से मोहम्मद इब्राहिम अहमद साहब ने उसको सिक्योर किया है। तो माशाल्लाह से ये बड़े तारीफ के मुस्तहिक हैं। इसके अलावा कई बच्चों ने अभी तक 150 प्लस का स्कोर कर चुके हैं। नस के नेट नंबर 1 से जो फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन थी पूरे पाकिस्तान से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स की थी। तो ये आपको फायदा मिलता है बेटा हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो आज की क्लास के ऊपर मूव करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बच्चे ने बताया कि सर मैथ्स के अंदर मेरे ट्रिगोनोमेट्री से 7 क्वेश्चंस आए थे और 4 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आए हुए थे। ओके, डेरिवेटिव के 6 क्वेश्चंस थे, इंटीग्रेशन के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, वेक्टर से 2 क्वेश्चंस आए थे, मैट्रिसेस से 3 क्वेश्चंस आए थे, कॉनिक सेक्शन से 11 आए थे जिनमें से 3 डिफिकल्ट थे। ये बच्चे ने अपना ओवरऑल रिव्यू बताया। इसके अलावा एक और बच्चा बताता है सर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिजिक्स के अंदर से ज्यादातर मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स बहुत सारी आई, फर्स्ट ईयर से फिजिक्स ज्यादा आई थी, फिजिक्स का पोर्शन इजी था। इंग्लिश के पोर्शन बहुत डिफिकल्ट था। इंग्लिश से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ब, प्रपोजिशन, स्पेलिंग करेक्शंस एंड सेंटेंस करेक्शन थे। और अब मैं वापस वजीरिस्तान जा रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक, इस बच्चे ने तमाम स्टूडेंट्स को कहा। अच्छा, एक और बच्चे ने अपना कुछ पेपर के क्वेश्चंस को शेयर किया है कि सर मेरे पेपर के अंदर इसके रिगार्डिंग कोई एमसीक्यूज था। अब देखो, अगर तो ये क्वेश्चन था तो फिर इसका आप डेरिवेटिव लोगे, क्योंकि ये तो आपके पास इंटीग्रल का आंसर या तो मौजूद है, क्वेश्चन मौजूद है, e की पावर x प्लस का e की पावर x इंटू टेंजेंट x बाई 2 प्लस का c। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या गिवन था भाई, या तो इसका आपको डेरिवेटिव लेना होगा या ये इंटीग्रेशन पे अप्लाई होगा। अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो भाई सारी चीजों पे करोगे, इधर इंटीग्रेशन अलग अप्लाई होगी। ये बेसिकली क्वेश्चन आपके पास आ रहा है e की पावर x प्लस का e की पावर x इंटू टेंजेंट x बाई 2 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर पूछा गया है, तो कोई मसले की बात नहीं। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन ने पूछा कहता है डेरिवेटिव था या इंटीग्रेशन था। एक और बच्चा कह रहा है कि सर हमारे पास -5 यहाँ पे मौजूद है, इधर मौजूद है -5, देन अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं 2 और फिर यहाँ पे मौजूद है 40। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि दोनों अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज क्या होंगी। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आप डी पहले कैलकुलेट करोगे। डी निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज b माइनस का a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो b माइनस का a क्या बनेगा बेटा, b माइनस का a तो आपके पास बनेगा सिंपल b बराबर है 40 के माइनस का साइन, और फिर आपके पास जो a आ रहा है वो -5 है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 5 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। तो n आपके पास अगर 2 अर्थमेटिक मीन गिवन है तो 2 प्लस का 1 3 बन जाएगा। तो ये 45 डिवाइडेड बाय 3 होगा। 45 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब क्या होता है, ये होता है 3 और 3 5 इज 15 के बराबर आपका d आ गया, यानी कि d की वैल्यू 15 के बराबर है। तो नेगेटिव का 5 प्लस का अगर आप 15 करते हो तो ये आएगा पॉजिटिव के 10 के बराबर। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 15 का ना। तो नेगेटिव का 5 प्लस का 15, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास बनेगा पॉजिटिव का 10। फिर जब इस 10 के अंदर मजीद 15 को डालोगे तो ये बनेगा 25। और आपके पास अगर आप चेक करना चाहो कि मजीद 25 में अगर आप 15 को ऐड करते हो तो 25 और 5 10, 25 और 5 30 और 30 और 10 40, तो आपको दूसरा वाला या आपका जो एक्सट्रीम नंबर है वो मिल रहा है। इसका मतलब आपने सही काम करा। तो विद इन सेकंड्स में देखो सॉल्व हो सकता है। अगर आपको शॉर्टकट आता है कि आपने डी की वैल्यू कैलकुलेट करी, उसको पहले एक्सट्रीम नंबर में ऐड करो, पहली अर्थमेटिक मीन मिल गया, फिर उसी डी को इस अर्थमेटिक मीन में ऐड करो, दूसरा अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। फिर अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हो कि आपने सही काम किया गलत काम किया, इसको दोबारा इस अर्थमेटिक मीन के अंदर इस डी को ऐड करो, तो आपके पास दूसरा एक्सट्रीम नंबर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये गिवन था कि सर हमारे पास 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर -1, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ रहा था। तो अगर तो देखो ये क्वेश्चन आ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर बच रहा है। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा सिंपल तरीके से -1 माइनस के ओमेगा के। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन का गिवन है, क्योंकि देखो हमारे पास दुनिया के अंदर जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है बराबर होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा था। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है cos पाई माइनस का थीटा। तो cos पाई माइनस के थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से cos पाई, पाई का मतलब होता है देखो 180 डिग्री। तो बेसिकली क्वेश्चन गिवन है 180 माइनस का थीटा। हमारी एक शॉर्टकट होती है, शॉर्टकट के ऊपर जाइए। आपका रेफरेंस एंगल कहाँ पे आ रहा है, आपका रेफरेंस एंगल आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो कभी भी रेफरेंस एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आंसर में सेम रहेगा।
दूसरा वाला एंगल लिख दोगे। 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर आपके पास कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का कॉस थीटा शुड बी द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स के ऊपर आ रहा है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर केप्ट कांस्टेंट एंड द लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन द मैग्नीट्यूड फील्ड ऑफ सोलेनॉइड विल बिकम डैश। ये क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, इफ वी कट द कोन परपेंडिकुलर टू हिज एक्सिस देन द रिजल्टिंग शेप इज डैश। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ये आ रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है भाई, इफ वी कट द कोन परपेंडिकुलर टू एक्सिस देन द रिजल्टिंग शेप विल बी। भाई कभी भी अगर आप किसी भी कोन को परपेंडिकुलर टू द एक्सिस के ऊपर कट करोगे तो हमेशा जो शेप आपके पास फॉर्म होगी वो सर्कल की फॉर्म होती है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें आपको सीक्वेंस सीरीज के अंदर फिफ्थ टर्म कोई 40 गिवन है, और फिर आपको सम ऑफ फोर्थ टर्म गिवन था, आपको एक ही वैल्यू बतानी थी। लास्ट पेपर में इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। ओके एक और बच्चा बता रहा है कि सर हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें एग्जामिनर कहते हैं नेगेटिव का 1 है, फिर आयोटा है या पता नहीं क्या है, फिर 1 है, फिर ए है, आर इन जीपी देन ए विल बी डैश। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या गिवन है भाई। अगर तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा है, मैं एज्यूम करता हूँ ये आयोटा गिवन है जो मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज बट आई बिलीव कि ये आयोटा है। सही है, तो भाई कॉमन रेशियो का आप निकाल लोगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय -1, नेगेटिव का आयोटा के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे तो ये आएगा फिर आपके पास आर की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय आयोटा के बराबर। ये आयोटा नहीं होगा, कुछ और होगा भाई। जो भी चीज़ डिपेंड करेगी, आप कॉमन रेशियो पहले निकाल लोगे, उसके बाद फिर आप एक ही वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इतना डिफिकल्ट काम नहीं है वो, बट अब डिपेंड करता है कि सेकंड टर्म क्या आ रही थी। ओके एक और बच्चे ने अपना पर्टिकुलरली इंग्लिश के बारे में पेपर शेयर किया कि सर कॉम्प्रीहेंशन आया हुआ था, जेन्स हैड अ फ्लावर बट द ब्लूम वाज सो फ्लोई दैट इट वाज डिस्टर्बिंग हर फ्रॉम मेकिंग द साउंड कैसल्स। ओवरऑल द इंग्लिश वाज अ ट्रिकी पोर्शन बट नॉट अ स्कैरी इनफ। फिर बच्चे ने अपने इंग्लिश के बाकायदा तमाम के तमाम एमसीक्यूज को शेयर किया। देखो इन पेपर्स का फायदा क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ये होता है कि भाई ये हम आपको क्वेश्चंस पर आपको तमाम के तमाम बैचेस के अंदर कवर करवा रहे होते हैं, तो ये तमाम चीजें आपको अपने बैचेस में पढ़ाई भी होती है। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन एक आया हुआ था गांधी जी के ऊपर, गांधी जी के ऊपर आया हुआ था। देन हमारे पास एक एनालॉजी यहाँ पे पूछी जा रही है, या आपके पास एक एनालॉजी आ रही है, सिमिलर वर्ड्स आपके पास आए हुए थे। आई फॉरगॉट द क्वेश्चन सिनोनियम बट इट हैड द आंसर रीइंफोर्समेंट, इट वाज स्टार्टिंग विद ए। बच्चे ने बताया हुआ है W which of the following is correct? I have put the doctor's appointment on my agenda. I have put the doctor's appointment at my agenda या in my diary। क्या चीज आपकी करेक्ट आ रही है, उसके ऊपर आपके पास सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन था। Which of the following is correct spelling? Included compact आपके पास, या आपके पास repetitive है ना, उसके रिगार्डिंग आपके पास स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन अबाउट समथिंग रेसेस, आई फॉरगॉट द होल क्वेश्चन बट रिमेंबर द ऑप्शंस कि भाई आपके पास कोई क्वेश्चन आया हुआ था रेसेस के रिगार्डिंग। What is the nearly opposite word of the, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि एंटोनियम पूछा हुआ था। Which of the following is correct for the domination of one state over the state of other? तो भाई डोमिनेशन एक इदारे की या एक स्टेट की दूसरे के ऊपर क्या वेरीफाई होती है, किस तरीके से होती है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बच्चे ने अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस को शेयर किया हुआ है कि सर फिजिक्स के अंदर हमारे पास which of the following will convey a brighter light, red light, yellow light, green light, violet light according to the Bohr discrete। कौन सा आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट आ रही है बोहर थ्योरी के रिगार्डिंग, तो वो आपसे पूछा जा रहा था। which is the unit of torque in relation of current, what does the Kirchhoff voltage law state? Option including different formulas। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू प्रेशर और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एटसेट्रा। If the length is half, then what effect does it conclude on magnetic force? डबल हो जाएगी, हाफ होगी, 4 times होगी, नन होगी। When temperature increases, what happened to the speed of sound? इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। Related to the concepts of adiabatic concept, escape velocity when mass becomes smaller, physics was difficult because my concepts weren't that polished। फिर बच्चे ने अपने फिजिक्स के पेपर में एक और तरह के क्वेश्चंस को शेयर किया। सर क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू डायमेंशंस आए हुए थे 5 के करीब। इसके अलावा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के 9 से 10 क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा आपको टाइम का और डिस्टेंस का एक ग्राफ दिया हुआ था और उसमें बताया हुआ व्हाट डज द वैल्यू शो इन द ग्राफ, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा एक और ग्राफ का क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेव एट 10th पोजीशन इफ द गिवन ग्राफ इज अ साइन एक्स ग्राफ। क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, मेनली न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग वन।
भाई ये तमाम फिजिक्स के क्वेश्चन जो बच्चे बैच में मौजूद हैं, आपको तमाम फिजिक्स के हम लोगों ने पेपर्स कवर करवाए हुए 17 घंटे से ज़्यादा की आपको डिटेल्स हम लोगों ने पेपर्स प्रोवाइड करी हैं बैच के स्टूडेंट्स को। अगर आप मैराथन के सेक्शन में जाओगे अपने एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल के ऊपर, वहाँ पे यूनिवर्सिटी मैराथन के सेक्शन के अंदर नस्ट की, फिजिक्स की लाजमी तौर पे पास्ट पेपर्स कवर करने सारे उसी से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन द डार्क फ्रिंजेस इफ द सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस 1/2। क्वेश्चन रिलेटेड टू पुट द फॉलोइंग रेडियो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन इन असेंडिंग ऑर्डर, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। बाकी फिर मैथ्स के अंदर बच्चे ने अपने पर्टिकुलरली क्वेश्चंस को शेयर किया हुआ है, तो मैथ्स के क्वेश्चन भी लगे हाथों हम साथ साथ देख लेते हैं कि भाई मैथ्स में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथ्स के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई 1 का स्क्वायर है, फिर 2 की पावर क्या है 4 है, देन आपके पास 3 की पावर 6 आ रहा है, देन 4 की पावर 8 आ रहा है, देन 5 की पावर आपके पास तरीके चलते जा रही है, सही है। तो हमारे पास इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द nth टर्म, हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर जाएं तो पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर अगर आप देखो तो आपके पास जो बेस गिवन है, अगर मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है ना, ये मैथ्स का पोर्शन आ रहा है, इसको हाथ के हाथ सॉल्व कर लेते हैं साथ ही बैठ के, सही है भैया। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर कह रहा है 1 का स्क्वायर 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8 अप टिल 100 की पावर 198। वैसे गलत है, 100 की 198 नहीं होगा, 100 की पावर 200 ही होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है बेस के अंदर क्या है। बेस के अंदर सिंपल आपके पास जो नेचुरल नंबर की सीरीज है एक तरीके से वही चल रही है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो बेस में तो सिंपल n चल रहा है। जबकि पावर के अंदर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, पावर के अंदर मेरे पास चल रहा है 2 टाइम्स ऑफ द n, क्योंकि इवन नंबर्स चल रही हैं 2, 4, 6। चेक करो, अगर मैं n की जगह पे 1 रखूं तो 1 इंटू 2 2 बनेगा, सही है, प्रूफ कर रहा है। अगर मैं n की जगह पे 2 रखूं तो 2 2 2 4 प्रूफ कर रहा है सेकंड टर्म को। अगर मैं n की जगह पे 3 रखूं 3 2 6, देखो प्रूफ कर रहा है। अगर मैं n की जगह पे 4 रखूं तो 4 4 2 8 प्रूफ कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो है ना पावर के अंदर फिर क्या होगा, अगर मैं n की जगह पे 100 रखूं तो पावर में भी 200 मिलना चाहिए, क्योंकि 5 टर्म्स के ऊपर प्रूफ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आगे भी वही कर रहा होगा, तो बच्चे ने यहाँ पे गलती करी हुई है। सर क्वेश्चंस वर गिवन अबाउट द वेक्टर्स, वेक्टर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था हमारे पास। मेनी क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉनिक्स, डायरेक्ट्रिसेस, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। डोमेन और फंक्शन से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। लॉट ऑफ द क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा बेटा। डिफरेंट काइंड ऑफ द स्लोप फॉर्मूलाज। ओवरऑल द मैथ्स पोर्शन वाज इजी टू द एक्सटेंट ऑफ डूएबल बट वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। देखो टाइम कंज्यूमिंग का मेरे प्यारे बेटे आपने ये करना होता है कि जो टॉपिक में आपको लगता है ज्यादा टाइम लग रहा है उस टॉपिक को, उस एमसीक्यूज को लीव करके पहले अगले क्वेश्चन को करो। पहले थ्रू आउट पेपर के इजी क्वेश्चंस को हमेशा अटेम्प्ट किया जाता है। फाइंड द ट्रू अर्थमेटिक मीन बिटवीन -5 एंड 40, इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया आंसर, ये बेसिक चीज आ रही है। अच्छा भाई आगे एक और बच्चे ने अपना पेपर मजीद शेयर किया हुआ है, मजे का पेपर है भैया, इसको भी देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पीरियड ऑफ पाई। तो जाहिर सी बात है भाई, देखो दुनिया के अंदर आपके पास टेंजन का या उसके रेसिप्रोकल कॉट का पीरियड जो होता है वो पाई होता है, आपके पास साइन का या फिर कॉस का या इनके रेसिप्रोकल कॉसेक का या फिर आपके पास सेक का जो पीरियड होता है ये होता है 2 पाई के बराबर। वाइल टेंजन का और कॉट का जो पीरियड होता है बराबर होता है पाई के। आपको एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी थी और एग्जामिनर आपसे कुछ कह रहा था कि भाई अगर एफ एक्स बराबर है जी प्राइम के या एफ एक्स बराबर है जी एक्स के, इंटीग्रेशन बताइए क्या होगी। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई इंटीग्रेशन क्या होगी कि अगर फंक्शन बराबर है किसके, जी प्राइम के। अभी क्वेश्चन मुझे नहीं पता है बच्चे ने सही लिखा गलत लिखा है भाई, अगर तो ये फंक्शन गिवन है तो आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो एंटी इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डिपेंड करता है एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या गिवन था। अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई ये फंक्शन क्या, तो आंसर बराबर है जी प्राइम के, यार यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ तो गिवन होनी चाहिए ना। फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है तो जी प्राइम एक्स बन रहा है, या जी एक्स का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो फंक्शन बनेगा, कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पे गिवन होगी। इसका अपोजिट स्टेप जो होगा वो आपके पास क्या होगा। अगर तो मुझे ये क्वेश्चन गिवन है कि भाई फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि देखो जी प्राइम का मतलब क्या होता है, जी प्राइम एक्स का मतलब ये कि भाई इस फंक्शन के ऊपर ओरिजिनल फंक्शन जी एक्स था, इसका जब आपने 1 टाइम डेरिवेटिव लिया है ना तो आपको जी प्राइम मिल रहा है। और एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई जो जी प्राइम है ना वो एफ एक्स के बराबर है। देखो यानी कि देखो जी प्राइम कैसे हैं, जी के ऊपर जब एक डैश आ रहा है इसका मतलब है कि फंक्शन का 1 टाइम डेरिवेटिव लिया गया है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो जी प्राइम एक्स है ना ये बराबर है एफ एक्स के, तो बताओ इंटीग्रेशन इसकी क्या होगी। तो भाई मुझे पता है कि अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, अगर मैंने जी एक्स का डेरिवेटिव लिया है मुझे क्या मिला है, मुझे पर्टिकुलरली मिला है जी प्राइम एक्स। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लूंगा तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, जी एक्स मिल जाएगा। तो ये इस तरह इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1। पैराबोला की याद रखिएगा एसेंट्रिसिटी 1 होती है, सर्कल की 0 के बराबर होती है,
एलिप्स की जो होती है बेटा 0 से बड़ी होती है मगर 1 से छोटी होती है। हाइपरबोला की जो होती है सिंपल तरीके से बराबर होती है ग्रेटर देन 1 के। सही है। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है व्हेन अ कोन इज इंटरसेक्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस क्या मिलेगा। तो भाई आपके पास सिंपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पे कट कर रहे तब तो मुझे वो मिलता है सिंपल तरीके से सर्कल। अब डिपेंड करता है यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या पूछा बता। आगे एग्जामिनर कह रहे हैं सर पी समथिंग फंक्शन गिवन था वेरी डिफिकल्ट लुक लाइक एन इंटीग्रेशन। अब पता नहीं क्या क्वेश्चन था भाई, वेरी डिफिकल्ट लुक लाइक एन इंटीग्रेशन। एक और क्वेश्चन आ रहा है 8 16 24 व्हाट इज द एनटीएच टर्म। तो भाई 8 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद 24 आ रहा है, तो 8 2 ज़र 16 16 2 ज़र तो नहीं हो सकता नहीं। अच्छा अगर मैं इसको एक और तरीके से करूँ कि 8 का टेबल 8 1 ज़र 8 8 2 ज़र 16 8 3 ज़र 24 एनटीएच टर्म फिर आपके पास होगी 8 का टेबल चल रहा है 8 इंटू एन के बराबर होगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कैलकुलेट करने थे, आपको एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप पर्टिकुलरली पॉइंट इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, तो आप सिंपल तरीके से स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होगा हमारे पास सिंपल स्लोप कैलकुलेट करने का जो बेसिक फॉर्मूला, अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है 2 पॉइंट्स का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेट इज y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन था इफ अ पर्सन डज दी 50% ऑफ द टोटल वर्क व्हाइल अ पर्सन बी डज दी 20% ऑफ द टोटल वर्क देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन देम। अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है मजे का वर्ड बॉक्स क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है इफ अ पर्सन डज 50% ऑफ द टोटल वर्क व्हाइल अ पर्सन बी डज दी 20% ऑफ द टोटल वर्क देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन देम या व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देम बिकॉज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। If a person A does the 50% of the work and person B does the 20% of the total work, तो आपको निकालना क्या है भाई, आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन का रेशियो निकालना है। ये सवाल क्लियर नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो नहीं हो सकता, ये तो रेशियो होगा या प्रोबेबिलिटी किसी एक बंदे की पूछी जा रही होगी। ये क्वेश्चन बच्चे ने गलत लिखा हुआ है। अगर तो आपसे कहा जाता है कि भाई व्हाट इज दी वर्क डन ए और बी उनका दरमियान का रेशियो क्या है, तो भाई अगर पहले वाले ने 50% करा है दूसरे वाले ने 20% करा है तो ये हो जाएगा 5:2 के बराबर। अब डिपेंड करता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन था, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव के क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चे ने गलती करी हुई है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इनकरेक्ट, तो आपको कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन थी। इसके अलावा आपके पास इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन गिवन था, वो भी क्वेश्चन बच्चे ने गायब करा हुआ है माशाल्लाह से कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 और नीचे डिवीजन में x क्यूब आ रहा है। ये क्वेश्चन गिवन था वेयर x इज इक्वल टू नेगेटिव वेयर x इज नॉट इक्वल टू -1। ओके अच्छा भाई अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन पूछा जाए पेपर्स के रिगार्डिंग, एग्जामिनर कहता है कि भाई इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, नीचे डिवीजन में मौजूद है x क्यूब और सबसे नीचे डिवीजन में आ रहा है नेगेटिव का 1/2 इंटू dx का dx। तो बेटा देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे से ऊपर जाके आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 और नीचे आ रहा है एक्स क्यूब का x क्यूब इंटू dx का dx। अब सबसे नीचे नेगेटिव का हाफ था, नेगेटिव का 1/2 तो नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट फॉर्म में जब लिखा जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -1 बन जाएगा। तो -2 को मैंने एक ही दफा बाहर निकाल के लिख दिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एलसीएम को ब्रेक करोगे तो जाहिर सी बात है एक्स क्यूब सबके पास नीचे जाएगा, एक्स क्यूब सबके पास नीचे डिवीजन में जा रहा होगा। -2 का -2 एट इट इज इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू dx। फिर माइनस का 4x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx और यहाँ पे हो जाएगा 3 कांस्टेंट है पहले लिख दो और 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का एक्स क्यूब इंटू dx। आपने क्या काम करा, आपने सिंपल तरीके से जो नीचे वाली टर्म आ रही थी इसको ब्रेक डाउन करवा दिया, एलसीएम को ब्रेक करोगे जाहिर सी बात है भैया सबके पास जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा 1/x बच रहा होगा, नेगेटिव का 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब क्या बन जाएगा 1/x स्क्वायर और 3 इंटू 3 कांस्टेंट है पहले आ गया 1/x क्यूब का 1/x क्यूब। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हो तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर होगी, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई x कभी भी -1 नहीं हो सकता, x की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे तो आप सिंपल ln वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे क्योंकि इस x की पावर क्या है +1, तो नीचे से ऊपर नहीं भेज सकते उसको आप, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा तो पावर फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल तरीके से ln x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस का 4 है, देखो ये एक्स स्क्वायर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन का जब पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पावर में एक इजाफा ऊपर तो -2 + 1 -1
और उसको एक दफ़ा नीचे भी लिखोगे। फिर प्लस के साइन के बाद 3 का 3 एडिड। सिमिलरली x2 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में -3 बनेगा, तो सिमिलरली पावर में एक इजाफा ऊपर, तो ये बन जाएगा x की पावर के अंदर, ये बन जाएगा x की पावर के अंदर आपके पास सिंपल तरीके से पावर में एक इजाफा ऊपर, तो -3 प्लस का 1 इट शुड बिकम -2 ऊपर भी लिखा जाएगा और उसको एक दफा नीचे भी लिखोगे। अब इनको बैठ के आप सिंप्लीफाई करवा लो, तो -2 का -2 यहाँ पे आ गया ln x का ln x, नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव का 4 डिवाइडेड बाय x की पावर -1 को नीचे भेजोगे तो प्लस का x, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर से नीचे भेजोगे तो x का स्क्वायर नीचे आके हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल आंसर आ, ये इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन था। एग्जामिनर देन आपसे कह रहा था कि सर एक क्वेश्चन गिवन था जहाँ पे x इंटू ln cos x कैलकुलेट करना था इसकी इंटीग्रेशन को। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ आज के पेपर का हमारे पेपर की जान बनना चाहिए भाई, इस क्वेश्चन की बात ही अलग है। यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि सर क्वेश्चन क्या गिवन था, लेट मी एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर पेपर। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ x इंटू ln cos x, और यहाँ पे आ गया इंटू dx। देखो यहाँ पे आपको अलजेब्रिक टर्म गिवन है, ये अलजेब्रिक टर्म है, और ये कैसी टर्म है, ये आपके पास आ रही है लॉगरिथम बेस्ड टर्म। तो भाई यहाँ पे आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय पार्ट्स अप्लाई करने के ऊपर जाओगे। मैंने आपको इसकी एक शॉर्टकट सिखाई हुई है कि भाई बाय पार्ट्स की शॉर्टकट क्या है। भाई देखो एक आपके पास वैल्यू आ रही है अलजेब्रिक, एक आपके पास वैल्यू आ रही है कौन सी, एक आपके पास वैल्यू आ रही है लॉगरिथमिक। तो भैया जो लॉगरिथमिक वैल्यू है ना, इसको आप कह दोगे आपका u आ रहा है, इसको आप कह दोगे आपका v आ रहा है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हो। भाई जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता ना उसको u कहते हैं, तो ln का log का कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता, सही है। और x अलजेब्रिक टर्म है, इसका फॉर्मूला होता है, उसको हमने v कह दिया। अगर आप बाय पार्ट्स पे जैसे सॉल्व करना चाहोगे तो बाय पार्ट्स पे सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे u इंटू वी इंटू dx का, तो u वाली टर्म को एडिट रहने दोगे, इंटीग्रेशन v वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, फिर माइनस का साइन अप्लाई करोगे, देन ऑब्वियसली सी बात है आपके पास इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, डेरिवेटिव अप्लाई होता है किसके ऊपर, u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाती है v वाली टर्म के ऊपर इंटू dx का, dx एज इट इज, सिंपल है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करने के ऊपर जाऊं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास ln इंटू cos x, और फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v बराबर होगा x के ऊपर, v अप्लाई होगा, x आपके पास v के बराबर है, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल डेरिवेटिव ऑफ u, ln cos x का डेरिवेटिव डायरेक्टली ना कर लें, ln cos x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास सिंपल नेगेटिव के sin x के बराबर, सही है। और v की इंटीग्रेशन क्या होगी, v की इंटीग्रेशन सॉरी cos x की, हाँ सही है, v की इंटीग्रेशन होगी सिंपल तरीके से हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर इंटू dx का dx एज इट इज। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जब हम लेकर जाएंगे, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x आ रहा है, तो ये आ जाएगा ln का ln इंटू cos x, और x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर होगी, ये आ जाएगी आपके पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल, नेगेटिव का साइन डिवाइडेड बाय कॉस, नेगेटिव नेगेटिव के बाहर चला गया, पॉजिटिव बन गया, साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, होता है सिंपल तरीके से टेंजन x के बराबर इंटू एक्स स्क्वायर, और अगेन 2 को भी बाहर उठा के फेंक दो तो 2 बाहर चला गया। अब बाहर यहाँ पे क्या मौजूद है, अब dx का dx मौजूद है, इस तरीके से चलता जाएगा। आप फिर यहाँ पे मजीद एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, बट डिपेंड करता है, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो भाई डिपेंड करता है कि यहाँ पे ऑप्शंस होंगे ना, ऑप्शंस के अंदर आपको यहीं पे कहीं ना कहीं ये चीज गिवन होगी, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस क्या गिवन थे। कि बच्चा कह रहे हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एल एक्स, तो डिपेंड करता है कि फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या आ रहे थे, क्योंकि देखो ये तो फिर एक्सपेंड होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आप यहाँ पे दोबारा से आप बाय पार्ट्स को अप्लाई करोगे, ये आपका u बन जाएगा, अगर आप इसको v कंसीडर कर रहे हो, या फिर इसको आप आइलाटे मेथड को अगर अप्लाई करते हो या लियाटे मेथड को अगर अप्लाई करते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास ये जो हमारा मेथड होता है ना लियाटे मेथड, तो भाई अलजेब्रा चूंकि पहले आता है तो u ये बनेगा, और फिर आपकी बारी में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वो आपका t बन जाएगा, और ये चलता जाएगा, तो इट्स नॉट सॉल्वेबल। डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस का गिवन दे, तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा, सही है ना भाई। एक और क्वेश्चन जो आ रहा था उसमें एग्जामिनर कहता है कि सर व्हेन a स्क्वायर b, कोई मैट्रिक्स गिवन था वो बराबर था किसी चीज के, तो a b स्क्वायर समथिंग किसी अगर बराबर है तो बताइए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अगेन ये बच्चे ने शेयर नहीं करा हुआ एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। बेसिकली क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ए स्क्वायर बी बराबर है समथिंग के, ए बी स्क्वायर बराबर है समथिंग के, तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या होगा भाई, हमें कैसे हम ऐसे बता सकते हैं कि क्या होगा। अगर तो मुझे ए स्क्वायर बी समथिंग गिवन है और ए बी स्क्वायर समथिंग गिवन है, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे
तो जाहिर सी बात है भाई, ये a स्क्वायर a क्या बन जाएगा, ये तो आपके पास बन जाएगा फिर a क्यूब के बराबर, b इंटू बी स्क्वायर ये भी बन जाएगा b क्यूब के बराबर, और ये समथिंग समथिंग भी आपस में मल्टीप्लाई होगा जो भी होगा। अब फिर आप उसका ए बी इंटू ट्रांसपोज निकालोगे। अब डिपेंड करता है एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको क्या गिवन था, उसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया सर। अच्छा बेटा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक और बच्चे ने अपने नस के पेपर को शेयर किया, जिसमें बच्चा बता रहा है सर एसेंट्रिसिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज द मेजर ऑफ व्हाट। भाई आपके पास डिपेंड करता है कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी आपको नॉर्मली ये डिफाइन करता है कि यार आपका जो इलिप्स है ना वो कितना स्ट्रेच हुआ हुआ है, कितनी इलोंगेशन हुई हुई है, कितना वो स्ट्रेच हुआ हुआ है, कितना वो फ्लैट की सरफेस है। क्योंकि देखो अगर तो आपकी एसेंट्री की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए या 0 आ जाए तो इसका मतलब वो सर्कल है। अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए इसका मतलब वो इतना स्ट्रेच हुआ हुआ है कि वो पैराबोलिक शेप के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई एसेंट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है, एसेंट्रिसिटी इज बेसिकली दी आपके पास c डिवाइडेड बाय a b इसको कहते हैं, या फिर एसेंट्रिसिटी की एक डेफिनेशन होती है पॉइंट टू फोकस डिवाइडेड बाय पॉइंट टू आपके पास जो पॉइंट टू फोकस डिवाइडेड बाय पॉइंट टू डिस्टेंस, जो आपके पास पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होता है उनके दरमियान का रेशियो होता है, सही है ना। तो इलिप्स के केस के अंदर एसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से बड़ी मगर 1 से छोटी होती है। हम c नॉर्मली कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकस को, a हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस को। अब अगर तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि एसेंट्रिसिटी मेजर क्या करती है, क्या डिफाइन करती है, तो भाई आपको इलोंगेशन को मेजरमेंट करती है, इसका फॉर्मूला c डिवाइडेड बाय a के बराबर होता है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे ने अपने इंग्लिश के अंदर यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स डिफाइन करे हुए हैं कि भाई हमारे पास अलाइक का एंटोनियम पूछा हुआ था, एसिम्प्टोट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था सर, वेक्टर्स के 6 क्वेश्चंस आए हुए थे, सेट्स में से 6 एमसीक्यूज से कुछ मुश्किल थे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के 10 एक थे, कॉनिक्स के 15 थे, सीक्वेंस सीरीज से 12 के करीब थे, फिजिक्स में थ्योरी वाली ज्यादा थे, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के थे। इसके अलावा कल की लास्ट शिफ्ट के एक और बच्चे ने अपना कंप्लीट पेपर हमसे शेयर किया माशाल्लाह से। तो भाई इस पेपर को भी जरा सॉल्व कर लेते हैं कि ये कौन सा पेपर आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है 9th ऑफ फेब की इवनिंग का पेपर आ रहा है हमारे पास, जिसके अंदर बच्चे ने अपने 9th ऑफ फेब की इवनिंग में उसके पेपर में जितने क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे बताए। अब देखो यहाँ पे बच्चे ने वही बताया हुआ है, यहाँ पे बच्चे ने इस क्वेश्चन में देखो पहला ही क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है इसमें एग्जामिनर यही कह रहा है कि एसेंट्रिसिटी इज द मेजर ऑफ व्हाट। तो भाई एसेंट्रिसिटी होती है आपके पास फ्लैटनेस को डिफाइन करता है, इलोंगेशन को डिफाइन बैक करता है, सही है ना, कि सर्कल से कितना आपके पास ये अलहदा है, आपके पास सर्कल से कितना दूर है। भाई अगर आपकी एसेंट्रिसिटी 0 के बराबर आ जाएगी तो सर्कल बन जाएगा, क्योंकि देखो सर्कल की शेप ऐसी होती है जबकि इलिप्स की शेप कुछ ऐसी होती है, सही है ना भैया। तो आपके पास यही पूछा है, तो फ्लैटनेस या इलोंगेशन को डिफाइन करता है। इसके अलावा एग्जामिनर कहता है इफ b इज एन एलिमेंट ऑफ a, if b is an element of a and c are disjoint set, then आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, when one in the Venn diagram showing b intersection c I choose none of the above। सही है। एग्जामिनर कहता है कि भाई इफ b is an element of a and c are the disjoint sets, यानी कि भाई a और C का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो कुछ भी उनमें से कॉमन नहीं है, तो B कैन नॉट बी इन C, तो B इज नॉट द इंटरसेक्शन ऑफ C। सही बात है भैया। तो वेन डायग्राम जो B की होगी वो लाई करेगी A के अंदर, नॉर्मल सी बात है ना भाई, B की जो वेन डायग्राम होगी वो कहां पे लाई करेगी, A के अंदर, और A और C आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए, सही है ना भाई, नन ऑफ द अबव सही है। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई C इज लेसर देन -1 या c is lesser than -1, then magnitude changes as, then magnitude changes as when magnitude of v changes when cv। How will the magnitude of v changes when cv? If c is lesser than -1 then the magnitude changes as। तो भाई इसके लिए तो फिर हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि c इंटू वी का मॉडुलस किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ c इंटू मॉडुलस ऑफ v। नॉर्मल सी बात है भाई। अगर तो एग्जामिनर कह रहा है कि c की वैल्यू -1 है बट एग्जामिनर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो भाई c इंटू वी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, c का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड, तो उसमें आपके पास मैग्नीट्यूड का सिंबल जो होता है मॉडुलस की फॉर्मेट के ऊपर होता है। अगर c यहाँ पे आपके पास क्या होता, अगर c यहाँ पे भाई जाहिर सी बात है अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता बाय द फैक्टर ऑफ c के ऊपर, नॉर्मल चीज है। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ fx - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1। ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन के ऊपर, कि भाई क्वेश्चन बेसिकली क्या गिवन है, क्वेश्चन आ रहा है कि भाई 5x - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1, इसकी इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है। हमें क्या करनी है भाई, इसकी इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर दो। तो अगर मैं ब्रेक कर दूं फैक्टर्स को तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 5x डिवाइडेड बाय x² + 1
इंटू डी एक्स का डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ पे आपने एलसीएम को ब्रेक कर दिया। अब 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, तो भाई यहाँ पे फिर हम देखेंगे किस चीज को, नीचे वाली टर्म के ऊपर उसका ऊपर स्क्वायर चेक करोगे, उसके बाद उसको अप्लाई कर दो यहाँ पे फॉर्मूले को, एलन के फॉर्मूले को, है भाई ऐसे ही कर सकते हो ना। 5 कांस्टेंट आ रहा है, इसको बाहर फेंक दो उठा के, ऊपर आ गया x का x, नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। तो भाई मुझे पता है क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा सिंपल 2x के बराबर, 2x के बराबर होगा ना बेटा। तो ऊपर x मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओ, तो आखिर यहाँ पे तो एलन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ याद आ रहा है, कोई इंटीग्रेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होता है 1 बाय a इंटू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय प्लस c। तो वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो 5/2 का 5/2 एज इट इज, ये तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नीचे वाली टर्म का जो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो एलन लिखा जाएगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म एलन के फंक्शन के तौर पर आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 1। और यहाँ पे देखो आपके पास सिंपल जो टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है वो अप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। x मेरे पास यहाँ पे आ रहा है x के बराबर, a बराबर है 1 के, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के c के ऊपर आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है इसमें, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं, एक वेक्टर u आ रहा है और एक वेक्टर v आ रहा है। u वेक्टर आ रहा है i प्लस 2j माइनस 2 के, और वेक्टर v आ रहा है मेरे पास 3i प्लस 5j प्लस का 2 के, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, u प्लस का 3 इज इक्वल टू v। ये स्टेटमेंट ही गलत लिखी हुई है। वेक्टर में आप स्केलर क्वांटिटी थोड़ी ऐड कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर में वेक्टर की क्वांटिटी ऐड होगी, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। और दूसरे नंबर पे कह रहा है स्क्वायर रूट 2 इंटू यू, स्क्वायर रूट 2 इंटू यू, यानी कि आप अंडर रूट 2 को अगर वेक्टर u से मल्टीप्लाई करो तो ये बराबर है 0.5 टाइम्स ऑफ v के। मेरे नजदीक तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, कि उस सूरत में बनेगा अंडर रूट 2i, फिर ये बनेगा अंडर रूट 2 इंटू 2 रूट 2j, फिर ये बनेगा माइनस का 2 रूट 2 k के बराबर। और यहाँ पे कह रहा है 0.5 कहते हैं 1/2 को, अगर मैं v वेक्टर से 1/2 को मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 3/2 ऑफ i। साफ तौर पे दिख रहा है बहुत ही डिफरेंट आ रहा है भाई, कभी पॉसिबल ही नहीं है। 3/2 इज समथिंग अराउंड 1.5 1.7, अंडर रूट 2 इज 1.4, बराबर ही नहीं हो सकते भैया। 5/2 इंटू j और 2/2 1k, पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, कुछ और यहाँ पे स्टेटमेंट होगी वो करेक्ट होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है अ रेक्टेंगल हैविंग अ लेंथ, आपके पास आ रही है विद आ रही है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 के, एंड एरिया 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 के, व्हाट इज द लेंथ। ओके परफेक्ट, कोई मसला नहीं है, बच्चों का काम है भाई। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जामिनर कह रहे हैं कि आपके पास विद बराबर है किसके, विद बराबर है x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 के। अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैं इस वीडियो को जो है ना बड़े वक्फे से बना रहा होता हूँ, पूरा दिन तभी मेरा लग जाता है। अभी हमारे पास नर्स के रिजल्ट आ रहे थे माशाल्लाह से, आज के दिन में 173 का रिजल्ट भी आया है, 161 का भी आया है, 150 प्लस तो बहुत सारे बच्चों का आया है। तो आई एम रियली हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीचर्स की मेहनत काम कर रही है, बड़ी एफर्ट्स करती हैं यार, बहुत एफर्ट्स हम यहाँ पे लगा रहे होते हैं। पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाते हैं। दैट्स द रीजन कि हमारे लिए बड़ा फखर का मुकाम है। हमारे लिए हर वो बच्चा जिसने 120 प्लस स्कोर किया फखर का काम है, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 120 प्लस स्कोर किया वो भी हमारे लिए फखर का बायस है। जिस बच्चे ने 140 150 प्लस किया वो बहुत फखर का मुकाम है। 170 प्लस के ऊपर तो पोजीशन होती है, तो इब्राहिम आमिर ने पहली पोजीशन ले ली है। मैं आपको आज बता रहा हूँ नस के नेट नंबर 4 नेट नंबर 3 में मुश्किल है कि रिकॉर्ड टूटे। 173 इज द हाईएस्ट स्कोर, 170 प्लस जो आपको नस में मिल रहा होता है माशाल्लाह से। अच्छा भाई, एरिया आपको गिवन है किसके बराबर, एरिया आपको गिवन है यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। एग्जामिनर कहता है लेंथ निकालो, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर, ऐसा ही है। तो अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो बराबर होगा किसके, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ के, ऐसे ही मेरा बच्चा। तो हमारे पास एरिया क्या है, एरिया हमारे पास गिवन है 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस का 1, सही है। और नीचे ब्रेथ से डिवाइड करवा दो, ब्रेथ बराबर होगा x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही होंगी, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। अब हमें इसे सिंप्लीफाई तो फर्दर नहीं कर सकते, अब इसको कोई भी टर्म हमें सिंप्लीफाई होने के काबिल नहीं है, तो यही मेरा फर्दर आंसर होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बच्चा कहता है कि भैया अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 72 4 इक्वल सर्कल्स उसके अंदर इंस्क्राइब्ड हुए हैं, तो सर्कमफेरेंस बताइए क्या होगा। यानी कि एक स्क्वायर है जिसके अंदर आपके पास 4 इक्वल सर्कल्स मौजूद हैं। अब ये मजे का क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारे पास क्या आ रहा है, एक आपके पास पर्टिकुलरली स्क्वायर है
और इस स्क्वायर के अंदर 4 इक्वल सर्कल। तो बेटा देखो हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द लेंथ ऑफ वन साइड, साइड किसकी होगी, स्क्वायर की होगी, यानी कि लेंथ ऑफ वन साइड इज 72 है ना। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच सर्कल। तो मेरे प्यारे बेटे सबसे पहले तो देखो ये आपको एक कंप्लीट सर्कल की अगर लेंथ गिवन है, कंप्लीट स्क्वायर की अगर आपको एक साइड की वैल्यू गिवन है तो 72 का आधा क्या होगा, 72 का आधा बराबर होगा किसके बराबर, 2 3 इज 6 एंड 2 6 इज 12, 36 के बराबर। यानी कि भैया इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी 36 का डिस्टेंस होगा और यहाँ पे भी 36 का डिस्टेंस होगा। फिर जाहिर सी बात है अगर एक सर्कल का मुझे रेडियस चाहिए तो भाई ये आपके पास कंप्लीट डायमीटर का लेंथ बन रही है। 36 का आधा क्या होता है, 36 का भी आधा आपके पास बराबर होगा 18 के, तो यानी कि एक सर्कल का रेडियस 18 के बराबर है। अगर मुझे सर्कमफेरेंस निकालना है ईच सर्कल का, एक सर्कल का मुझे खाली सर्कमफेरेंस चाहिए, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के। तो 2 पाई आर बराबर है किसके, 18 के, तो 18 इंटू 2 सिंपल तरीके से 36 पाई का आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे एक सर्कल का खाली सर्कमफेरेंस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई फोकस और एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स गिवन थी और हमें कोई इक्वेशन ऑफ द इलिप्स को कैलकुलेट करना था। फोकस अगर आपको दे दिया जाए तो भैया फोकस अगर आपको दे दिया जाए तो फोकस निकालने का फोकस अगर आपको गिवन है तो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू A इंटू E के बराबर, सही है ना, इसको इस्तेमाल करोगे। और एसेंट्रिसिटी अगर आपको गिवन है तो भैया एसेंट्रिसिटी यानी कि आपने एसेंट्रिसिटी को डाला, फोकस आपको गिवन होगा तो यहाँ से A आ जाएगा। फिर आप एलिप्स का जो रिलेशन होता है कौन सा वाला, सिंपल तरीके से B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का E स्क्वायर, इसको इस्तेमाल करोगे तो B की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर आप फाइनली एलिप्स की इक्वेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है अ हाइपरबोला इज सिमेट्रिक ऑन विच एक्सिस। सर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। तो मेरा बेटा देखो हाइपरबोला का क्वेश्चन डिपेंड करता है क्या है, अगर हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, लेट सपोज आपके पास इस तरह का हाइपरबोला आ रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सिमेट्रिक किस एक्सिस के ऊपर होगा फिर आप वहां से बता सकते हो, सही है ना। पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, यानी कि ओरिजिन के ऊपर होगा। यानी कि अगर उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है तो सिमेट्रिक भी कहां पर होगा, ओरिजिन के ऊपर होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये होता है कि सिमेट्रिक अलोंग दी एक्स अगर चेक करना होता है तो आप बेसिकली नेगेटिव वाई की वैल्यू डाल के चेक करते हो, अगर सिमेट्रिक अलोंग दी वाई देखना होता है तो आप नेगेटिव एक्स की वैल्यू डाल के चेक करते हो। दोनों यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव में डालते हो और आंसर पॉजिटिव में आ जाता है, इसका मतलब सिमेट्रिक अराउंड दी ओरिजिन होता है। तो अगर मेरे पास सिमेट्रिक अराउंड दी ओरिजिन है तो अगर सिंपल इक्वेशन गिवन है सिमेट्रिक अराउंड दी ओरिजिन होगा, सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था जहां पे एग्जामिनर कह रहा था कि एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला कैलकुलेट करने। अब एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला का बेटा ये टॉपिक मैंने बहुत दफा आप लोगों को कॉनिक्स के अंदर पढ़ाया हुआ है। एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं भाई, एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला निकालने का सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है किसके, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का b डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स के, या फिर आपके पास बराबर होता है किसके, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाय b इंटू एक्स के। अगर तो अलोंग दी एक्स एक्सिस है तो ऊपर वाला है, अगर अलोंग दी वाई एक्सिस है तो नीचे वाला है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि भाई अगर तो आपका सेंटर, अगर तो आपका ट्रांसफर एक्सिस अलोंग दी एक्स आ रहा है तो एसिम्पटोट्स का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, अगर आपका ट्रांसफर एक्सिस अलोंग दी वाई आ रहा है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई पॉइंट ए, देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपके पास पर्टिकुलरली एक पॉइंट ए आ रहा है 3,1,x, पॉइंट बी आ रहा है 1 -1 एंड सी आ रहा है 1 -1 तो भैया सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मुझे एक चीज तो दिख जाए, और वो चीज क्या दिख रही है कि भाई ये 3 यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, इसका मतलब ये आपको सिंपल एक्स वाई पॉइंट नहीं गिवन, इसका मतलब ये कि वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन है भैया। तो पहले वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर कभी भी अगर आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना होता है तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, फिर भैया आप सिंपल तरीके से आप पहले वेक्टर a इंटू बी का वो निकालोगे, a इंटू बी निकालते हो कैसे, b माइनस ए करके, फिर a इंटू सी निकालते हो c माइनस ए करके, सही है ना। फिर राइट एंगल कंडीशन अप्लाई करोगे कि भाई a इंटू बी इंटू ए इंटू सी बराबर आना चाहिए 0 के, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर रहा है। तो पहले तो आप a इंटू बी निकालोगे रिजल्टेंट, और वो निकालोगे b माइनस का a करके, फिर a इंटू सी निकालोगे कैसे, c माइनस का a करके। फिर आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करोगे, राइट एंगल कंडीशन क्या होती है, a इंटू बी रिजल्टेंट मल्टीप्लाई a इंटू सी रिजल्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0।
डॉट प्रोडक्ट। तो ये आप ये कंडीशन का इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर हमारे पास x की वैल्यू आएगी कि x की वैल्यू क्या आ रही है। तो मेरी नज़र के अंदर तो यहाँ पे आपको कोई भी x की रियल वैल्यू नहीं मिल रही होगी, x की यहाँ पे आपको कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिल सकती। बच्चे ने पॉइंट्स यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, बट सॉल्व करने का तरीका हमारा यही होता है। अच्छा, बाकी फिर फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी के रिगार्डिंग। 6 क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर BJT ट्रांजिस्टर विद द p-type emitters are called if the frequency is 20 hertz, 20,000 the time period will be resonant frequency on LC circuit will be dash, the frequency of a primary coil is 10 meters per second and the secondary is 50 volts per second, what will be the number of turns? Then physics के अंदर magnetic flux की density के regarding आ गया, the frequency the force of vector Fi plus K plus J, I forgotten the values, बेटा वो तो मुझे आइडिया है पेपर देख के, वैल्यूज बहुत जगह पे नहीं गिवन। ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट P to Q बट नॉट सेम, बट हमें क्रॉस प्रोडक्ट का रूल को कैलकुलेट करना था। द वर्क डन, अबे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है भाई। shards of iron are distributed around a magnet, they form field line, what is the property called? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैथ्स के अंदर आया हुआ था, अ पॉइंट इन द रेंज ऑफ sin 3x/4 इज पाई, तो π/4 0 या नन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ। अच्छा, कहता है कि सर अ पॉइंट इन द रेंज ऑफ sin 3x/4 क्या होगा, पाई, π/4 0 या नन। अब हमें पता है कि साइन की रेंज क्या होती है भाई, साइन की जो रेंज होती है वो -1 से लेके आपके पास +1 के दरमियान के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है। तो π/4 0 या नन, तो फिर आपके पास पर्टिकुलरली करेक्ट आंसर इसका 0 होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे पास 0 के बराबर होगा, सिंपल है, क्योंकि भैया बहुत दफा बॉर्डर लाइन के ऊपर ही पूछ रहा होता है, तो 0 होगा, ये डेफिनेटली इसके अंदर ही मौजूद होगा ना, जाहिर सी बात है, इसकी रेंज के अंदर जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा 0 उसके अंदर ही मौजूद है, -1 से लेके +1 के दरमियान, तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर मौजूद है, तो करेक्ट आंसर फिर आपका वो आ रहा होगा, क्योंकि π/4 यानी कि वो तो उसके π/4 का मतलब क्या है, पाई होता है 3.12 के अराउंड, तो वो तो इसका π/4 भी वैसे इनसाइड होगा, क्योंकि π/4 क्या होगा 3.142 डिवाइडेड बाय 4, 0.6 और 0.8 या 0.7 वो भी इसी की रेंज में लाया करेगा, क्योंकि 1 से छोटा नंबर है। तो डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चन क्या यही गिवन था, अगर तो ये गिवन है तो फिर 0 भी हो सकता है, π/4 भी हो सकता है, इनमें से कोई एक होगा। खैर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर आपसे कहता है, अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर, एक और पेपर जो आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई आपको पीरियड बताना है किसका, sin 4x और आगे आ रहा है ln और आगे ब्रैकेट के अंदर गिवन है 1 माइनस का cos x, सही है, और नीचे डिवीजन में आ रहा है sin x। तो भाई अगर तो आप sin 4x का पहले पीरियड निकालोगे तो sin 4x का पीरियड क्या होगा, साइन एक्स का जो अपना पीरियड होता है 2 पाई होता है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये होगा π/2 के बराबर, सही है भाई। सिमिलरली इस वाले साइन एक्स का स्टैंडर्ड पीरियड होगा 2 पाई के बराबर, और ln 1 माइनस के cos x का पीरियड क्या होगा, ln 1 माइनस के cos x का पीरियड, अगर तो क्वेश्चन आपको एज इट इज यही गिवन है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास एक्चुअल के अंदर क्या गिवन था। अब तो ln अगर 1 माइनस का cos x गिवन है तो फिर cos का पीरियड देखा जाएगा, तो cos का पीरियड तो 2 पाई होता है, अगर आप ओवरऑल एलसीएम निकालोगे वो तो 2 पाई के बराबर आएगा। बट अगर एग्जामिनर ने इसको फर्दर सॉल्व करने को कहा हुआ है, अब ये समझना कासिर हूं कि भाई ये आपके पास sin 4x अलहदा है, ln t है, या ln 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x है, ये एक्चुअल में एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्या है, या फिर ये ln बाहर है 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x है, ये भी मैटर करता है। बच्चा कह रहा है सर इसका आंसर tan x/2 था, इसको यानी कि फर्दर सिंप्लीफाई करना था, क्या करना था, पीरियड का आंसर तो ये नहीं हो सकता भाई, या तो फिर एक चीज ये है, या तो फिर एक चीज है यहाँ पे कि भाई ये जो क्वेश्चन है ना ये sin 4x टोटली अलहदा क्वेश्चन है, कि sin 4x का सिंपल आपसे पीरियड पूछा जा रहा है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, इसका पीरियड आपके पास π/2 होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना कि ln 1 माइनस का cos x और नीचे डिवीजन में आपके पास sin x, ये टोटल अलग क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको डेरिवेटिव वगैरह अप्लाई करना होगा, तभी इसका आंसर tan x/2 होगा। पीरियड का आंसर tan x/2 कैसे आ सकता है, अकल को हाथ मारो, तो वो तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग आ रहा है, फिर इसको फिर सिंप्लीफाई करना होगा। अच्छा, तो भाई देखो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे माशाल्लाह से लिखा हुआ tan x/2 आंसर आ रहा है, तो tan x/2 आंसर सिर्फ उस सूरत में आ सकता है अगर ये क्वेश्चन मुझे गिवन हो 1 माइनस का cos x डिवाइडेड बाय sin x, तो ये बराबर होता है tan x/2 के। उसके पीछे रीजन है कि देखो 1 माइनस का cos x क्या होता है, 1 माइनस का cos x यहाँ पे आप अप्लाई करोगे सिंपल तरीके से डबल एंगल फॉर्मूला, तो 1 माइनस का cos x क्या होता है, सॉरी जो आपका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 के, ऐसा ही है। और नीचे sin x आ रहा है, sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ sin x/2 इंटू cos x/2 के बराबर। तो इससे ये टर्म अगर कैंसिल आउट हो गई, 2 से 2 कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल sin x/2
और नीचे आ जाएगा मेरे पास cos x बाई 2, तो ये बराबर होगा सिंपल टेंजन x बाई 2 के। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, बच्चे ने कोई भड़ मारा हुआ है इसको लिखते हुए, सही है। तो साइन 4x का पीरियड आपसे अलग पूछा हुआ था, बच्चा हमसे अंताक्षरी खेल रहा है, तो यहाँ पे ln नहीं होगा, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x होगा, इसका आंसर टेंजन x बाई 2 होगा, सही है ना भाई। बच्चा हमसे अंताक्षरी खेल रहा है तो हम भी अंताक्षरी खेलेंगे फिर। सीक्वेंस सीरीज के बहुत से अजीब से सवाल थे, कॉनिक्स ज्यादा नहीं था, पैरामेट्रिक इक्वेशन आपसे। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर आपसे कहता है कि व्हाट विल बी द पैरामेट्रिक इक्वेशन। आपसे एग्जामिनर कह रहा है पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी हमारे पास। तो भाई आपको पास क्वेश्चन जो आ रहा है ये आ रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू के बाद 1। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे भाई। देखो यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 5 के बराबर, b की वैल्यू आ रही है 4 के बराबर, क्योंकि आपके पास ये हाइपरबोला आ रहा है, क्योंकि हाइपरबोला के अंदर आपके पास एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे बनाओगे भाई। हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन a इंटू सेक टी और y के लिए हो जाएगा y इज इक्वल टू b इंटू टेंजेंट टी। a बराबर है 5 के तो x इज इक्वल टू 5 सेक टी और y के लिए हो जाएगा 4 टेंजेंट t के बराबर। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था भाई dy बाई dx अगर बराबर है किसके x के, dy बाई dx अगर बराबर है किसके x के, तो बताइए व्हाट टाइप ऑफ इंटीग्रल आपके पास आ रहा होगा। डेफिनेट या इनडेफिनेट भाई, अगर लिमिट्स नहीं गिवन है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा, नॉर्मल सी बात है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x की पावर 4, साइन इनवर्स x की पावर 4 का आपको डेरिवेटिव बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपल तरीके से साइन इनवर्स x की पावर 4 का ये होगा हमारे पास सिंपल तरीके से डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ रहा है साइन इनवर्स के ऊपर। तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन अगर x की पावर 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 की पावर 8, और फिर ऊपर जाके आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई लिमिट क्यू अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई क्यू। देखो ये बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बैजेस के अंदर अगेन ये वाली चीज भी पढ़ाई हुई है कि दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर तो एग्जामिनर कह रहा है 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई क्यू और होल पावर में आ रहा है क्यू, तो ये किसके बराबर होगा। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप ये चेक करो कि भैया यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है प्लस के ऊपर, ये माइनस के ऊपर आ रहा है। पहली टर्म 1 के बराबर है, बीच में साइन होना चाहिए प्लस का, ये माइनस में है। और सेकंड टर्म क्या आ रही है, सेकंड टर्म आपके पास आ रही है, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर पावर में होना चाहिए। सेकंड टर्म का बाहर रेसिप्रोकल तो मौजूद है मगर ये किस में होना चाहिए था, प्लस में, अभी किस में, नेगेटिव में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, ऐसा ही है। तो भाई इस तरीके से लिख देंगे तो पावर में भी आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे लेकर आओगे, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई, नेगेटिव 1 से डिवाइड, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि भाई सेकंड टर्म बाहर पावर में रेसिप्रोकल के ऊपर चली जाएगी, तो बराबर होगा e की पावर नेगेटिव 1 के, आसान भाषा में 1 बाई ई के बराबर होगा। सिंपल इज डेट। भाई बेसिक आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, लिमिट x अगर कभी भी अप्रोच कर रही होती है इन्फिनिटी के ऊपर तो बराबर होता है 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x होल पावर में x पे बराबर होता है e के। तो ये प्लस के लिए होता है, यहाँ पे माइनस के लिए गिवन था, तो जाहिर सी बात है जब माइनस के लिए गिवन है तो भैया इसको अगर आपको अगर आप बाहर प्लस लेकर आ जाओ तो प्लस माइनस माइनस ही बनता है, तो हमने ब्रैकेट में माइनस की वैल्यू रख दी और इसका बाहर रेसिप्रोकल चाहिए। तो नेगेटिव के 1 बाई क्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा, नेगेटिव का क्यू डिवाइड बाई 1, तो हमें बाहर नेगेटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लेकर आ गए, तो उससे फायदा क्या होगा कि भाई सेकंड टर्म का बाहर चूंकि रेसिप्रोकल आ गया तो ई आ गया, और ये जो एक बाहर नेगेटिव 1 मौजूद था इसकी पावर में आ जाएगा। ई की पावर नेगेटिव 1 का मतलब है 1 बाई ई मेरा आंसर होगा। इंग्लिश के अंदर बच्चा बता रहा है कि सर मेजॉरिटी हमारे पास सिनोनियम एंटोनियम्स आ रहे थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे और गिवन है, डेट इज बेसिकली कि सर लिमिट बच्चे ने नहीं बताई कि लिमिट पाई अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर या लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है पाई के ऊपर। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखो यार ये पेपर जो है ना टफ नहीं है, मगर पेपर के अंदर बच्चे ने जो क्वेश्चन लिख कर दिए हैं वो आपके पास इंग्लिश के फॉर्म में लिख के दिए हुए। लिमिट एक्स अपर अप्रोच कर रही है पाई के ऊपर, तो भैया कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर आ रहा है सही है ना भाई। तो कॉस पाई क्या होता है, कॉस 180 डिग्री। देखो भाई हमारे पास कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 डिग्री, या कॉस आपके पास अल्लाह भला करे कौन सी, कॉस 180, ये +1 और -1 होता है। तो यानी कि cos 180 क्या होगा, -1 के बराबर और नीचे पाई का पाई, तो ये इसका आंसर होगा सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1 बाय पाई के बराबर। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर तो सिंपल तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1 बाय पाई के बराबर। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे कहता है कि सर आपके पास इंग्लिश के अंदर मेजॉरिटी सिनोनियम्स आए हुए थे। अच्छा एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि COA इज इक्वल टू नेगेटिव का 4 बाय कॉट 2 है। बेटा मेरी दिमाग की चूल्हे हिल रही हैं, सिंपल सी बात है भाई, ये क्या इंग्लिश है क्या हुआ है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। या तो कॉस है ये,
या ये पता नहीं किस चीज का क्वेश्चन है भाई, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये कुछ इस तरीके से गिवन है, ln फिर e की पावर के अंदर या तो x इंटू एल एक्स मौजूद है, या तो ये क्वेश्चन ऐसे करके आ रहा है, या फिर ये क्वेश्चन आ रहा है ln e की पावर x इंटू एल एक्स। अब ये दो डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो सकता है भाई, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं। अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है पहला वाला, तो भाई यहाँ पे सिंपल आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि भैया तुम्हारे पास जो पावर होगी ना फंक्शन के ऊपर, वो तुम्हारी पहले चली जाएगी और सिंपल तरीके से लॉगरिथम तुम्हारा नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। तो ln e बराबर होता है किसके, 1 के, खत्म हो गया। x इंटू एल एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, पहली वाली टर्म को एडिट रहने दोगे, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे, एल एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x के बराबर, बीच में साइन लगाओगे प्लस का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एडिट रहने दोगे। आई एम सॉरी, मैं दूसरी दफा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं हो सका, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आगे आपके पास क्या आ जाएगा, आगे आपके पास हो जाएगा सिंपल तरीके से जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिट रहने दोगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ln x के बराबर, अगर तो ये क्वेश्चन। और अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो फिर ये अलग मेथड पे सॉल्व होगा। ये सॉल्व होगा कि भाई देखो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, पहले ln आ रहा है, तो लॉगरिथम की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे, ये बन जाएगा एक दफा ln e की पावर x प्लस का साइन फिर ln इंटू ln x के बराबर। अब ये सॉल्व होगा। ln e की पावर x कैसे सॉल्व करोगे, अगेन मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉगरिथम, सॉरी पावर फॉर्मूला ऑफ द लॉगरिथम, तो x पहले आ जाएगा, ln e पे अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे ln इंटू ln x, ये बन जाएगा सिंपल 1/ln x फिर ln x का डेरिवेटिव 1/x के बराबर। क्वेश्चन आपका फाइनली सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। तो आपके पास 3-4 चीजें गिवन है भैया, पायरेट, सी उर्चिन, सी फेयरर, सही है ना भाई। इसके अलावा मस्टर का सोनियम पूछा हुआ था, हु बिलीव्ड दैट टाइम इज एब्सोल्यूट, न्यूटन या गैलीलियो, वो पूछा हुआ था। फॉर्मूला फॉर द ईएमएफ ऑफ द बैटरी पूछा हुआ था। By increasing temperature, what will happen to the velocity of sound? इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। Observer is moving toward the source, what will happen to the frequency of sound? इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था। Cosec x की पावर में 3/2 का डेरिवेटिव पूछा हुआ था, यानी कि भैया cosec की पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर पहले आ जाएगी, फिर ऑब्वियसली आप पावर में से एक माइनस करके लिखोगे और फिर फाइनली बेस का डेरिवेटिव लोगे, तो cosec का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव का cosec x इंटू cot x के बराबर। डायरेक्शन ऑफ द करंट इन एनपीएन पूछा हुआ था, सही है ना भैया। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आया था मेजॉरिटी ऑफ द कैरियर्स एन टाइप पे कैसे होते हैं, व्हाट विल फॉर्म इफ द प्लेन इज कट परपेंडिकुलर, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। टू द एक्सिस ऑफ द कोन, सर्कल ऑब्वियसली बनता है। साइन 1/x का डेरिवेटिव बताइए अगर x की वैल्यू बराबर है नेगेटिव के 4/π के ऊपर, तो साइन 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, साइन 1/x का डेरिवेटिव होगा सिंपल तरीके से cos 1/x के बराबर, और फिर जब आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो 1/x का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 1/x² के बराबर। तो आपको x की वैल्यू गिवन है नेगेटिव का 4/π, जाहिर सी बात है x चूंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, x आपके पास डिवीजन में आ रहा है, जब यहाँ पे आप नेगेटिव के 4/π को डालोगे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ये बन जाएगा cos का cos, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास नेगेटिव का 4/π है ना, नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखा जाएगा, तो बन जाएगा नेगेटिव का π/4। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा नेगेटिव का साइन 1/x², ये देखो 1/x है, डिवीजन में है ना बेटा, तो खुद सोचो अल्लाह का बंदे, तो ये नीचे जब डालोगे तो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, क्योंकि स्क्वायर भी आ रहा है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का π² डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 के बराबर। अब आप फाइनली सॉल्व कर लो, cos नेगेटिव का π/4 होता है 45 डिग्री, तो cos नेगेटिव का 45 डिग्री विल बिकम पॉजिटिव का, क्योंकि cos नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, और ये आ जाएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर, π/4 cos, ये बराबर होगा √2 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 कह लो, सही है ना भैया, बात एक ही होती है। और यहाँ पे एडिट रहेगा आपके पास नेगेटिव का π² डिवाइडेड बाय 16। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई फ्लो लिखा हुआ था माशाल्लाह से कि r की वैल्यू बराबर है 4 के, r की वैल्यू अगर बराबर है 4 के, और हमारे पास पर्टिकुलरली R is equal to 4 ओम आपको गिवन है, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 19 टू डायमीटर ऑफ द वायर अगर 1 मिलीमीटर है तो फाइंड द लेंथ। टू सिटीज आर लोकेटेड एट द इक्वेटर्स, देन द एंगल, टू एंगल्स आर 45 एंड 60 वर गिवन, वी नीड टू फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस टू 100 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ। इसके अलावा ये क्वेश्चन वैसे पहले भी रिपीट हो चुका है मैथ्स के सेक्शन के अंदर। फ्लो एक और था, एनर्जी F is equal to 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 16 Hz। बेलफॉल आई कांट रिमेंबर, बट इसका अपोजिट पूछा हुआ था। अच्छा माशाल्लाह से देखो इंग्लिश और उन्होंने फिजिक्स को आपस में मिला दिया है, ये बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है भैया। सेकंड ईयर की इंग्लिश के पहले चैप्टर से इंडीड वेरी रेयर इवेंट वाली लाइन पूछी हुई थी, रेडियो, इंफ्रारेड, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू को पूछा हुआ था।
इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन जो आ रहा था वो ये था कि रेडियो रेड येलो ग्रीन और ब्लू को असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बताना था कुछ। तो केवीएल के हिसाब से करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होगा, विच इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखिएगा जो आपके पास टेंजेंट लॉ होता है वो फंडामेंटल लॉ नहीं होता, बाकी आपके पास जितने लॉज होते हैं नॉर्मली फंडामेंटल लॉज के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का क्वेश्चन था। यूनिट ऑफ टॉर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। रूट k divided by m has the dimension of what? A spring constant है. What will happen if the mass of the earth is reduced while keeping the radius constant to escape velocity? और escape velocity का फॉर्मूला फिर पूछा हुआ था। E is equal to 0 कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को करता है। मैक्सिमम फ्रिंज स्पेसिंग obtained by using RYGP color जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। Which device can be used to cool the room? AC, फ्रिज, कूलर, नन। डायग्राम में डिवाइस एक क्लोज रूम में पड़ा था। A man open his parachute at a high altitude and safety land. His velocity becomes 0. The time becomes short of descent. Increase all of these. Select the 11 players out of 14 players. ये मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है भैया फाइनली। 11 बंदों को अगर 14 प्लेयर्स में से सेलेक्ट करना है, if 2 particular players are always selected, यानी कि देखो 14 लोग हैं उनमें से 11 लोगों को सेलेक्ट करना है, अगर 2 बंदे हमेशा इंक्लूड होंगे। तो अगर कभी भी ऑलवेज सेलेक्टेड का कॉन्सेप्ट होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, टोटल में से भी कम करते हैं और सिलेक्शन में से भी कम करते हैं। उस सूरत के अंदर बन जाएगा आपके पास 11 9 के बराबर। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जहां पे आपको m गिवन था, m आपको गिवन था अल्लाह भला करे किसके बराबर, -5 के, और y ऑर्डिनेट गिवन था 4/3 के बराबर। क्या निकालना है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, कुछ ना कुछ निकालना होगा। स्लोप आपको गिवन है, y ऑर्डिनेट गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y भी गिवन है माशाल्लाह से और स्लोप भी गिवन है, तो c की वैल्यू आ सकती है। डिपेंड करता है, पता नहीं क्या निकालना था भैया। तो फाइनली नेक्स्ट पेपर आ गया भैया दूसरे बच्चे का। तो मैं क्या कैलकुलेट करना है, समेशन का क्वेश्चन आ रहा है भाई हमारे पास। जो नेक्स्ट चीज आ रही है समेशन का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा पेपर मुझे लगता है एग्जामिनर कहता है कि भाई इनिशियल वैल्यू 2 है, एंडिंग वैल्यू 20 है, तो और टाइप ऑफ सीक्वेंस n की आ रही है। तो भाई सिंपल n की सीक्वेंस अगर आ रही है तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, आप सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चन को किस पैटर्न के ऊपर मेरा बच्चा, आप सॉल्व करोगे n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। बट याद रखिएगा सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला होता है जब आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो। तो बट हमें 2 से लेकर 20 का सम निकालना है, तो भैया कोई मुश्किल नहीं है, पहले 1 से लेकर 20 का सम निकाल लो, फिर 1 को माइनस कर देना। ये बन जाएगा 20 प्लस का 1 is 21 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा आपके पास 2 times 20, ये हो जाएगा 210 के बराबर। मगर एग्जामिनर ने चूंकि कहा हुआ था कि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है आपने, यानी कि इनिशियल वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो भाई एक माइनस करोगे, क्योंकि भैया ये जो सम का फॉर्मूला होता है ना, ये आपको 1 से लेकर 20 का सम देगा, ये नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला है। तो आप इसमें से एक माइनस करोगे क्योंकि 2 से लेके आपको 20 तक का सम निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर 209 होना चाहिए। बच्चे ने गलत सॉल्व किया हुआ अगर ये इनिशियल वैल्यू 2 थी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई S10 की वैल्यू बताइए, अगर फर्स्ट वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था क्या था, बट अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है, लेट सपोज अगर तो मेरे पास ये पेपर में क्वेश्चन आता है 1, 2, 4, 8, तो पहले तो आप सीक्वेंस, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई सम ऑफ 10 टर्म्स की वैल्यू बताइए, अगर सीक्वेंस आ रहा है 1, 2, 4, 8 के बराबर। अब देखो मुझे सीक्वेंस क्या गिवन है, अब की बारी में 1, 2, 4, 8, और मुझे निकालना क्या है, सम अप टू 10 टर्म्स। तो भाई ये एपी तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 माइनस का 1 बनेगा, 4 माइनस का 2 बनेगा, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम नहीं आ रहा। जीपी चेक कर लीजिए कॉमन रेशियो के ऊपर, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 होता है, 4/2 भी 2 होता है, 8/4 भी 2 होता है, तो यानी कि कॉमन रेशियो सिमिलर है, तो ये जीपी का सीक्वेंस आ रहा है। तो हमें चूंकि एस एन के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ए का ए इंटू आर की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फॉर्मूला। तो भाई ए किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म बराबर है 1 के, r बराबर है 2 के पावर में 10 माइनस का 1, और नीचे डिवीजन में r माइनस का 1 यानी कि 2 माइनस का 1। 2 की पावर 10 जो होता है ना भैया, ये होता है 1024 के बराबर, तो 1024 माइनस का 1 ये आ जाएगा सिंपल 1023 के बराबर। ये इसका आंसर होगा। बच्चे ने इसका आंसर भी गलत निकाला भाई, 3 के बराबर आएगा आपका आंसर, नॉट 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट फ्लोज फ्रॉम, ये आपको बताना था, when light hits on a screen what is ejected, electron, photon, proton, position। if slit separation is increased then the effect on fringe spacing decreases, या क्या eccentricity E की बराबर 0 किस कर्व की होती है, if a plane is cut perpendicular to the axis of a cone with vertex is formed।
देन विच शेप इज फॉर्म्ड, सर्कल ऑब्वियसली फॉर्म होगा। टू वेव्स है, क्वेश्चन आ रहा है टू वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, विच शेप इज फॉर्म्ड, पैराबोला, हाइपरबोला, लाइन या इलिप्स। तो वैसे इलिप्स आपके पास फॉर्म हो रहा होगा। विच वन इज अनडिटेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे, गामा रेज, रेडियो एक्टिविटी, नन ऑफ दीज। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कुछ पूछे हुए थे, बच्चा बता रहा है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक पूछा हुआ था फिजिक्स के अंदर। फिर अब देखो समेशन का एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई आपके पास अल्लाह भला करे क्वेश्चन गिवन था, इनिशियल वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू मुझे समझ में नहीं आ रही क्या लिखी हुई है, टाइप ऑफ सीक्वेंस n का है। तो भाई फॉर्मूला क्या होगा, बच्चे ने सही फॉर्मूला लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारे पास क्वेश्चन था कि एंगल निकाल कर बताइए कि भाई आपके पास अगर एंगल ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर गिवन है √3i प्लस का j विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंगल कैलकुलेट करना है आपको। तो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस में एंगल कैसे निकालूंगा, तो सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। तो y कंपोनेंट 1 है, x कंपोनेंट मेरे पास आ रहा है √3, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 आपके पास होता है सिंपल तरीके से किसके ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर। तो 30 डिग्री शुड बी द करेक्ट आंसर अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है। द प्लेन इज कट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ऑलरेडी बता दिया। फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के ऊपर तो आपको एंगल 90 मिलता है, जाहिर सी बात है। इसके अलावा पैरा ट्रूपर सेफली लैंड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी बच्चा कह रहा है रिपीट हुआ है ना भैया। तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन सर हंसला बुखारी अलग से भी करवा रहे होंगे और आपको इसकी मैराथन के अंदर भी हमने कवर करवाए हुए हैं। स्मॉल ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन अ स्क्रीन बाय अ प्रोसेस, अजीब सा नाम था। इट इज ड्यू टू अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स, गामा रेज। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंगल निकालने का एक और सवाल भी था। इसके अलावा आपके पास एक और क्वेश्चन आया हुआ था वेक्टर u इंटू वी के रिगार्डिंग कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से वेक्टर u v w, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई u और v परपेंडिकुलर हैं बट पैरेलल टू w, u और w पैरेलल है, परपेंडिकुलर टू v है, सही है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री का कि भाई ट्रिगोनोमेट्री के सवाल बहुत थे कि टेंजेंट थीटा अगर बराबर है नेगेटिव के √3 के, तो बताइए कि आपके पास किस रेंज के ऊपर लाई कर रहा होगा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर गिवन है नेगेटिव के √3 के बराबर इन π/2 - π, फाइंड साइन थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत दफा रिपीट हो चुका है नस्ट के पास पेपर्स के अंदर कि टेंजेंट थीटा गिवन है नेगेटिव का √3, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। हमें पता है टेंजेंट का फॉर्मूला होता है दे पेंटेड ब्लैक के बराबर, तो p बराबर है √3 के, b बराबर है 1 के। यहां से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालना चाहूं तो उसके लिए मुझे h चाहिए होगा पहले, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो मेरा बेटा नेगेटिव √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो आपके पास h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर, तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 2 के बराबर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, सम पीपल क्या था, पीपल है नेगेटिव का, पीपल होगा √3, क्योंकि देखो टेंजेंट की वैल्यू का नेगेटिव के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, थर्ड अपने में नहीं हो सकता, या तो ये है या ये है। एग्जामिनर ने कहा भाई थीटा आपके पास π/2 माइनस के पाई, यानी कि π/2 से लेके पाई के दरमियान लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका एंगल। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180, तो यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव का √3 रखेंगे, सही है। सम पीपल हैव की वैल्यू आई 2 के बराबर, तो √3/2 किसके ऊपर आता है, तो √3/2 हमें किसके ऊपर मिलता है, साइन की कौन सी वैल्यू के ऊपर √3/2 मिलता है, ये मिलता है हमें 60 डिग्री के ऊपर, तो साइन 60 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री के बराबर। अगर तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारा एंगल 180 और पाई के दरमियान के ऊपर है, पाई और π/2 के दरमियान के ऊपर, जाहिर सी बात है फिर आप उसको 180 - 60 करके चेक कर लोगे, जो भी आंसर वेरीफाई हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चा कह रहा है सर इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन थे, इस टाइप का क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है भाई इसकी लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बहुत दफा बता दी है, अभी इसी क्लास में बताई है कि हमेशा याद रखिएगा कभी भी लिमिट एक्स अगर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो 1 प्लस का सेकंड टर्म की वैल्यू प्लस में होती है 1 डिवाइडेड बाय x, और सेकंड टर्म का बाहर अगर रेसिप्रोकल पावर में मौजूद है इसका आंसर होता है e के बराबर, सही है। अब एग्जामिनर यहां पे कह रहा है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आया हुआ था, तुम्हारे पास क्वेश्चन गिवन था कि भैया लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और क्वेश्चन ये गिवन था 1 माइनस का p डिवाइडेड बाय q x, और बाहर पावर के अंदर क्या मौजूद है सिर्फ x, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखो आपको सेकंड टर्म बाहर पावर में चाहिए होती है, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर पावर में चाहिए,
यानी कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो मुझे सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर पावर में चाहिए। इसका मतलब बाहर पावर पे क्या होना चाहिए था, qx डिवाइडेड बाय p, और चूंकि नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव भी होना चाहिए था, है ना। अभी ये मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेकर आएंगे। पहले कैसे लेकर आओगे, ये मैंने आपको भी करके बता दिया कि मैं ये बाहर सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर पावर में होना चाहिए था, अभी मौजूद नहीं है, तो आप कैसे लेकर आओगे। आप लॉजिकली सोचो, तो यहाँ पे लेट सपोज माइनस ऑल दो गिवन है, अगर मैं यहाँ पे प्लस लेकर आ जाऊँ, ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस का p डिवाइडेड बाई q इंटू एक्स, सही है। अब देखो मैथ्स का एक बेसिक असूल है, मैथ्स कहता है कि भाई तुम्हें कोई भी चीज चाहिए बिल्कुल लेकर आओ, कोई मसला ही नहीं है भैया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे q डिवाइडेड बाई p चाहिए, मैथ्स कहता है बिल्कुल लेकर आ सकते हो, मगर मैथ्स हमारे चाचा जान के नहीं है। मैथ्स कहता है कि भाई अगर q ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चाहिए ना, नीचे डिवीजन में भी लेकर आओगे, सही है। इसी तरीके से p अगर नीचे डिवीजन में चाहिए तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में भी लेकर आओगे। नेगेटिव का साइन अगर तुम लेकर आए हो तो भाई नेगेटिव नेगेटिव चूंकि पॉजिटिव होता है तो एक और नेगेटिव भी लेकर आओगे। इससे फायदा क्या हुआ कि सेकंड टर्म का बाहर रेसिप्रोकल बन गया, मेरे पास इस पूरी टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, e, और बाहर पावर में क्या मौजूद है, अब नेगेटिव का p डिवाइडेड बाई q, ये मेरा आंसर होगा, सिंपल इज दैट भैया। एक और क्वेश्चन आ रहा था कि भाई लिमिट x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, तो साइन 3x डिवाइडेड बाय 4x के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो भाई ये तो आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये कि भाई आपके पास फिक्स वैल्यू पे सेटल नहीं होता आपके पास लिमिट, क्योंकि अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर। या तो अगर ये जीरो होगा तो फिर एल हॉपिटल रूल पे सॉल्व हो जाएगा, अगर तो जीरो आ रहा होगा यहाँ पे। अगर तो ये क्वेश्चन x अप्रोचेस टू जीरो पे आ रहा है तब तो फिर आप सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको कन्वर्ट करवाओगे, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 3x का डेरिवेटिव कॉस 3x के बराबर, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, और नीचे साइन 4x का डेरिवेटिव भी बन जाएगा कॉस 4x के बराबर, और फिर 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा। फिर जब x अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर तो कॉस जीरो चूंकि 1 के बराबर होता है तो खत्म हो गया, 3/4 मेरा आंसर होगा। बट अगर ये लेट सपोज कहता है कि भाई नहीं इन्फिनिटी के ऊपर ही आ रहा है, तो फिर नॉट पॉसिबल इज द करेक्ट आंसर, इट्स नॉट पॉसिबल, सही है ना भैया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन डिटरमिनेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सारे गिवन होंगे, तो ये क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबट्रैक्शन ऑफ द रियल नंबर्स ऑब्वियस क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बोथ। तो भैया याद रखिएगा सबट्रैक्शन ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ना एसोसिएटिव को फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, लेट सपोज आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं, उन पे आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर आपका आंसर सेम आए, सही है ना, आपका आंसर सेम आए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि पहले आप दो टर्म्स को आपस के अंदर उन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो, फिर थर्ड टर्म के साथ उसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो, या फिर पहली दो टर्म्स के ऊपर अलग करो, लास्ट के दो टर्म्स पर अलग करो, इट्स ऑन। तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों फॉलो नहीं कर रहा होता। एक और क्वेश्चन था कि भैया फंक्शन कोई गिवन था कि आपके पास एक फंक्शन गिवन था और आपको इसकी रेंज कैलकुलेट करनी थी, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था पेपर के अंदर। बाकी ये जो हमारे पास पेपर आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि सर देखें इफ एंगल इज इंक्रीज बाय 2/5 द करंट इज इंक्रीज बाय 4/5, तो फिजिक्स के क्वेश्चन फिर हमारे पास आ रहे हैं, ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था सर, डोमेन ऑफ √x प्लस का 4 - x के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसकी डोमेन क्या होगी, ये क्वेश्चन मैथ्स का आ रहा है। तो भाई डोमेन के अंदर हमेशा याद रखिएगा आपके पास जो डोमेन होती है उसमें कभी भी आप अंडर रूट का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें नेगेटिव की वैल्यू डाल सकते हैं, वरना आयोटा बन जाएगा। और अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है तो डिवीजन के अंदर कभी आप जीरो नहीं रख सकते, उसके अलावा बाकी सारी डोमेन होंगी। अब देखो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है तो भाई डोमेन पूछ रहे हैं कि कौन कौन से नंबर में डाल सकता हूं। अगर मेरे पास क्वेश्चन है √x प्लस का √4 - का x, अगर मैं जीरो डालता हूं तो जीरो डालने पे क्या बनेगा, ये तो √0 खत्म हो गया, पॉसिबल है, और यहाँ पे √4 2 के बराबर, तो ये तो पॉसिबिलिटी बन सकती है मेरी इसके बराबर, कोई इशू नहीं है। अच्छा अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 4 तो ये 0 बन जाएगा, 4 भी डाल सकते हो। अगर मैं 5 डालूं, अगर मैं लेट सपोज 0 से छोटा कोई नंबर डालूं, -1 डाल के चेक करते हैं, तो -1 डालने पे देखो क्या हो जाएगा, नेगेटिव के 1 पे आयोटा बन जाएगा, तो ये डोमेन में पॉसिबल नहीं है, यानी कि 0 से आगे का नंबर डालना है। अच्छा क्या मैं 4 या 4 से पहले का नंबर डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकता हूँ। 4 डालने के ऊपर भी वेरीफाई रहेगा, 4 डालोगे तो 4 डालने के ऊपर √4 2 के बराबर होगा, 4 - 4 0 बन जाएगा, पॉसिबल है। बट अगर मैं 5 डालता हूँ तो ये √5 बनेगा, मगर आगे क्या हो जाएगा 4 - का 5, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। 0 से लेके 4 तक का आपका करेक्ट आंसर होगा, 0 से लेके 0 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो, दरम्यान में कोई भी नंबर डाल सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। द लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन इज डबल देन फ्रिंज और विड्थ क्या बनेगी आपके पास, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। करंट चेंजेस फ्रॉम 4A to 3A म्यूचुअल इंडक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। इन अ नाइट टाइम लाइट इज फोकस फ्रॉम हेडलाइट, डिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, पोलराइजेशन होती है, अजीब सा क्वेश्चन था सर। इसके अलावा व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल तो टेम्परेचर इंक्रीजेस होगा, क्या होगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो भाई ये टफ पेपर अब आ रहे हैं, पहले बता रहा हूँ भाई। तो हमने आपको
अरे बेटे ये तमाम के तमाम पेपर्स आज के नस्ट के 10 फरवरी के पेपर्स हैं जो मैंने सारे सॉल्व करवाए। मेरे पास एक पेपर भी और आया है नस्ट बिजनेस स्कूल का, वो भी सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो ये तमाम चीजें हमने क्लासेस में आपको पढ़ाई हुई है, तो लाइव क्लासेस का आपको फायदा ही ये मिलता है कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे हर चीज आपकी कवर करवाते हैं। हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास कंडक्ट होती है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है मेरा बेटा आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह उस जबरदस्त उसी का ये फायदा है कि भाई नस्ट के अंदर जितनी टॉप पोजीशन आपको हमारे बैचेस से मिल रही होंगी। अच्छा ये एक पेपर हमारे पास ये और आ रहा है, ये कल का पेपर है, ये नस्ट बिजनेस स्कूल का पेपर आ रहा है, तो इसको भी जरा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। मेरा बच्चा नस्ट बिजनेस स्कूल का ये पेपर हमारे पास आ रहा है। इसमें एग्जामिनर देखो क्या कह रहा है। इस एनबीएस के पेपर के अंदर एग्जामिनर कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स विल द हेड अपीयर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी। सही है ना भैया? तो अगर मेरे पास एक कॉइन को 3 दफा आप उछालते हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड कितनी दफा आएगा। तो भाई यानी कि आपको एग्जामिनर कह रहा है कि भाई कभी ना कभी हेड आना चाहिए, एक ना एक हेड तो आना चाहिए। तो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो उसमें कितने चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि हेड लाजमी तौर पे आए, हेड लाजमी तौर पे आए, चाहे एक दफा आए, 2 दफा आए, 3 दफा आए। भाई 7/8 का केस होगा ना, सिवाय एक केस के जिसमें सारे के सारे टेल होंगे, उसके अलावा बाकी सारे केसेस होंगे। तो 7/8 इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन था, सर्कल विद सेंटर -3,2 एंड रेडियस 7 फ्रॉम द इक्वेशन। बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, रेडियस आपको गिवन है। सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करोगे कौन सा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद r स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो x माइनस ए, एक इसके बराबर है -3 के, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस के 3 का होल स्क्वायर बन गया। y माइनस बी यानी कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, 7 का स्क्वायर विल बिकम 49, सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि भैया सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालोगे बेटा। एनबीएस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, एनबीएस की जो इस दफा की टॉप पोजीशन आई है 173 मार्क्स के साथ नस्ट के नेट नंबर 2 के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम साहब ने हमारे बैच नंबर 1 से हासिल करी है। तो मेरे प्यारे बेटे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालोगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे फर्स्ट 100 नंबर्स का सम निकालना है तो क्या बन जाएगा, 100 का 100, 100 प्लस का 1, 101 डिवाइडेड बाई 2, तो बन जाएगा 250 इज 100, 50 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा, सिंपल इस तरीके से। अच्छा आपको एवरेज बताना है, आपको सम नहीं बताना है इस क्वेश्चन में, भाई एवरेज बताना है। तो अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज निकालने के लिए आप सिंपल फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को ऐड करवा दो, डिवाइडेड बाय 2 करवा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 50.5 के बराबर। अगर एवरेज निकालना है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का तो इस तरीके से भी निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो, ये पास पेपर्स में बहुत दफा आ चुका है। इसमें एग्जामिनर क्या कहता है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ इस जानिब, आपकी इजाजत का तलबगार हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूं भैया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरफ एक्सटेंड कर दूं ताकि हमारे पास जगह बन जाए भैया, हमारे पास क्या बन जाए, थोड़ी सी जगह। अच्छा भाई यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अगर आपके पास x की वैल्यू आ रही है किसके बराबर, अगर मेरे पास x आ रहा है 3 प्लस का 2 अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2 के बराबर सिर्फ, सही है ना भैया। तो एग्जामिनर कहता है ये बताइए आपके पास x माइनस 1/x क्या होगा, x माइनस 1/x, तो पहले 1/x निकाल लूं ना यार, पहले 1/x अगर निकाल लूं मैं, 1/x क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का रूट 2। भाई यहाँ पे आप सिंपल पहले एलसीएम ले लो, यहाँ पे अगर आप सिंपल एलसीएम ले लो तो या आप रैशनलाइज करवा लो, क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करने के अंदर हम सेम टर्म लेते हैं बट उसको अपोजिट साइन से कर देते हैं, सही है ना, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास 3 माइनस का रूट 2 और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस का माइनस एंड रूट टू से जब मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो गया। सिंपल आपने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9 और रूट 2 जब रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 का स्क्वायर, रूट खत्म हो गया। ये आपके पास आ गया सिंपल 3 माइनस रूट 2 के बराबर और नीचे आ गया 9 में से 2 निकालोगे 7 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लो, तो x बराबर था किसके, 3 प्लस के रूट 2 के माइनस का 1/x, तो 1/x की वैल्यू आई हमारे पास 3 माइनस का रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, इससे ये बन जाएगा 7 3 21, 7 3 21 प्लस का 7 इंटू रूट 2, नीचे डिवीजन में 7 माइनस का 3 माइनस 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 से साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस का रूट 2, 21 में से जब 3 को माइनस कर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल 21 माइनस का 3, ये आ जाएगा 18 के बराबर और 7 रूट 2 प्लस का रूट 2, ऑब्वियसली इट शुड बिकम 8 रूट 2 के बराबर और नीचे 7 का 7 एज इट इज, ये आपका आंसर आ रहा होगा, है ना भैया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई अगर ए एक्स की पावर बराबर है किसके, बी के, अगर ए एक्स की पावर बराबर है किसके, बी के, और बी की पावर वाई बराबर है सी के, तो सी की पावर जेड बराबर है ए के, भैया उसको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड को। तो भैया अगर आप लॉगरिथम को अप्लाई करोगे ना
और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिंपल एक्स वाई जेड का आंसर 1 के बराबर आएगा। ये पीछे रीजन है। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, इसको मार्क कर लो। ये नज़ बिंदु स्कूल के अंदर बच्चों के दिमाग की चूल्हे हिलाने के लिए आ रहा है। सही है, दिमाग की चूल्हे हिल जाएंगी। एग्जामिनर कह रहे हैं ए की पावर एक्स अगर बराबर है बी की पावर वाई अगर बराबर है सी की पावर जेड अगर बराबर है ए के, तो बताइए एक्स वाई जेड क्या होगा। ये दिमाग की चूल्हे हिलाएगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। सिंपल तरीके से तुमने यहाँ पे लॉगरिथम का फंक्शन अप्लाई करना है दोनों तरफ। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी लॉगरिथम किसी भी टर्म पे अगर अप्लाई हो रहा हो, सही है ना, अगर जो पावर होती है ना, पावर पहले आ जाती है, लॉगरिथम नीचे वाले टर्म पे अप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ पे अगर लॉगरिथम अप्लाई करूँ मैं, तो लॉगरिथम दोनों तरफ अप्लाई करना पड़ेगा मेरा बेटा। सिंपल तरीके से भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x पहले आ जाएगा और ये लॉगरिथम अप्लाई हो जाएगा a के ऊपर, और यहाँ पे भी log b का log b एज आ जाएगा। हमने दोनों तरफ log को अप्लाई करेंगे, फिर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, लॉगरिथम नीचे वाले टर्म पे रहेगा, इक्वल टू के बाद log b का log b। सेम काम यहाँ पे करेंगे, लॉगरिथम को अप्लाई करेंगे मेरा बेटा। तो देखो y जो है पावर पहले आ गई, log b का log b इक्वल टू के बाद log c। ये मैंने क्या काम करा है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम, अगर मुझे अप्लाई करना है, लॉगरिथम मेरे पप्पा तो है नहीं, ऐसे ही आ जाएंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, आप दोनों तरफ लॉगरिथम को अप्लाई करोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, लॉगरिथम को अप्लाई करोगे, नॉर्मल सी बात है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि भाई पावर पहले आ जाएगी और लॉग नीचे वाली टर्म पे अप्लाई रहेगा, इक्वल टू के बाद लॉग जो भी वहां पे दूसरी टर्म होगी उस पर भी लॉग अप्लाई होगा, क्योंकि हम दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा सेम गोज फॉर हियर, यहाँ पे भी देखो z पावर है पहले आ गई, लॉग अप्लाई होगा एक दफा नीचे वाली टर्म के ऊपर, और इक्वल टू के बाद लॉग ए का लॉग ए। सही है। अब तुम जो है ना लॉग सबसे पहले तो देखो मेरे पास ये वैल्यू है, सही है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अंदर जो है ना वैल्यूज को डालना है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे वैल्यूज को प्लॉट करना है, कैसे करूंगा। ये प्यारे बेटे z का z इट इज log c किसके बराबर है। आप बोलोगे सर log c तो बराबर है y इंटू लॉग बी के, तो दुरुस्त बात है। तो log a किसके बराबर है, log a अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो बराबर होगा log b डिवाइडेड बाई x, बराबर होगा log b डिवाइडेड बाई x के। log b से log b कट गया, x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो z इंटू वाई इंटू एक्स बराबर होगा 1 के। इसका आंसर होगा 1 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी भाई। अच्छा सही है ना भाई, ये इस क्वेश्चन की क्या थी, लॉजिक थी। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था भाई, मार्क कर लेना इसको। सही है ना भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं log 15 माइनस log 5 इज इक्वल टू log x। भाई लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कभी भी दो लॉग अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, तो भाई सिंपल तरीके से log एक दफा लिखा जाता है, और जो उनकी इंडिविजुअल फंक्शंस होते हैं वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। इंडिविजुअल फंक्शंस क्या हो जाएंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 3 ज़ार 15, तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से log 3 के बराबर। यहाँ पे आ गया log 3 का log 3। अब एग्जामिनर कह रहे हैं इक्वल टू के बाद मौजूद है log x। भाई अगर इक्वल टू के आमने सामने दो लॉग आ जाए तो उनके फंक्शंस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपके पास x की वजह की सिंपल 3 के बराबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल। सिर्फ एक टेल आपको चाहिए, सिर्फ एक टेल। तो अगर एक कॉइन को आपने क्या किया है, 3 दफा उछाला है, थ्राइस लिखा हुआ है ना, थ्राइस, तो सिर्फ एक दफा आने का केस क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल। एग्जैक्टली वन टेल आने की कंडीशन एग्जामिनर पूछ रहा है। ये सारी बातें आप लोगों को बैचेस के अंदर पढ़ाई हुई है बेटा। तो अगर एक कॉइन को 3 दफा उछाला गया है तो कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, हेड टेल, यहां पे आएगा हेड हेड, यहां पर आ जाएगा हेड टेल, तो भी आगे कर दो भैया, तो ये हो जाएगा टेल हेड, ये हो जाएगा टेल टेल। अब इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो ये ऑब्वियसली होगा हेड हेड हेड, ये होगा हेड हेड और टेल, जो ब्रांच मेथड आपको सिखाया था मैंने, हेड टेल हेड, ये होगा हेड टेल टेल, फिर ये होगा टेल हेड हेड, ये होगा टेल हेड टेल, फिर ये वाला होगा टेल टेल हेड, फिर ये वाला होगा टेल टेल टेल। एग्जैक्टली वन टेल कहाँ मिल रहा है, एग्जैक्टली वन टेल यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, एग्जैक्टली वन टेल यहाँ मिल सकता है, एग्जैक्टली वन टेल। तो आपके पास 3 इवेंट्स होंगे जहाँ पे एग्जैक्टली वन टेल आपको मिल रहा है, क्योंकि भैया अगर एक कॉइन को 3 दफा उछाला गया है तो 2 की पावर 3 यानी कि टोटल इवेंट्स 8 होंगे। भैया सिंपल तरीके से आंसर क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 8 के बराबर शुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई इफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, द विड्थ विल बी डैश। मेरा बच्चा ये भी हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास एग्जामिनर कहता है कि भाई डायगोनल की वैल्यू आपको गिवन है, आपको लेंथ भी गिवन है, आपको विड्थ निकालनी है, तो भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि भाई विड्थ की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो विड्थ किसके बराबर होगा, विड्थ बराबर होगा सिंपल तरीके से रूट के अंदर डायगोनल का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर। फॉर्मूला दर हकीकत एग्जिस्ट ही कर रहा होता है आपके पास। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, डायगोनल का जो स्क्वायर होता है ना, जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो बेसिकली बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है हमारे पास
लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ के स्क्वायर के। तो अगर मुझे विड्थ का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये कि एक जो रेक्टेंगल होता है ना, इसमें डायगोनल, ये इसको डायगोनल कहते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करो, तो सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई यहाँ पे कर रहे हो, सही है ना। तो अगर मुझे विड्थ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बराबर होगा किसके, अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के। डी की वैल्यू गिवन है 20 का स्क्वायर आप कर दोगे 40 के बराबर, सही है ना भैया, सॉरी 400 के बराबर। 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 2 दफा 0 आ जाएंगे, फिर माइनस का साइन 8 का स्क्वायर विल बिकम 64, ये आपके पास आ जाएगा जो भी आंसर आपके पास है सिंप्लीफाई करने के ऊपर। 18 पॉइंट समथिंग शुड बी द करेक्ट आंसर आपके पास, कि उसके लगभग आ रहा होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चे ने शेयर किया कि सर एक क्वेश्चन आया था, अ पर्सन ए गेट्स एन ईदी गॉट एक्स ईदी, यानी कि एक बंदा है उसको जो है ना मिली है एक्स अमाउंट ऑफ ईदी, सही है ना भैया। ऑन ईच शॉप ही वेंट ही स्पेंड ₹10 मोर देन हाफ ऑफ व्हाट ही गॉट व्हेन ही केम, व्हाट मनी डिड ही गेट एज एन ईदी। इनिशियल अमाउंट थी उसकी एम की, सही है ना, जो भी उसके पास रिमेनिंग अमाउंट है वो एम की है। कंडीशन क्या बनेगी, ऑन ईच शॉप ही वेंट ही स्पेंड ₹10 मोर देन हाफ ऑफ व्हाट ही हैड व्हेन ही केम, 10 रुपए ज्यादा उसके मुकाबले में जो उसने आधे खर्च कर दिए। ये फिर बनेगा आपके पास m डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 के बराबर। ये कंडीशन आपकी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई रिमेनिंग जिस भी शॉप पे जा रहा है उससे पहले अगर उसके पास m अमाउंट मौजूद है, अ पर्सन गॉट एन एक्स ईदी ऑन ईच शॉप ही वेंट, ही स्पेंड ₹10 मोर देन हाफ ऑफ व्हाट ही हैड व्हाट व्हेन ही कम, है ना भाई, m यानी कि m अमाउंट को गिवन है। तो भाई अगर मैं एक बच्चा हूं, अगर मेरे पास ईदी कुछ पैसे मौजूद हैं, मैं एक शॉप पे गया तो मैंने 10 रुपए ज्यादा खर्च किए एज कंपेयर टू जो पैसे मेरे पास मौजूद थे उसके आधे से ज्यादा। लेट सपोज अगर 100 रुपए मेरे पास इनिशियल मौजूद थे, सही है, तो 100 में से 100 डिवाइडेड बाई 2 50 प्लस का 10 मैंने उतने ज्यादा खर्च कर दिए, यानी कि मैंने 100 में से 60 रुपए मैंने खर्च कर दिए, आधे से 10 रुपए ज्यादा, यानी कि 40 रुपए सिर्फ बचेंगे मेरे पास। ये बात समझ में आ रही है कि भाई कंडीशन यहाँ पे कैसे मैंने फॉर्म करी है कि भाई लेट सपोज मैं किसी भी शॉप में एंटर हो रहा हूँ तो जो भी मेरी अमाउंट है उसमें से आप माइनस करोगे ना, कि ताकि आप अपनी रिमेनिंग निकाल सको। तो भाई जिस भी शॉप पे जब मैं एंटर हो रहा हूँ तो जो भी मेरी रकम थी उसके आधे से 10 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, तो उसका आधा आधा करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 किया प्लस का 10, जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसमें से माइनस करके आप रिमेनिंग निकाल रहे हो। लेट सपोज मेरे पास 200 रुपए मौजूद थे, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए मौजूद थे जब मैं शॉप में एंटर हो रहा हूँ, तो 200 रुपए मेरे पास मौजूद थे, तो भैया 200 डिवाइडेड बाई 2 ये बन गया 100 प्लस का 10 ज्यादा, यानी कि मैं इतने पैसे हर शॉप में खर्च करता जा रहा हूँ, खुले दिल का आदमी हूँ। ये कंडीशन मेरी फॉर्म हो गई। अब आप इसको चेक करोगे बारी बारी कि भैया कितनी अमाउंट बनती है, सही है ना। तो लेट सपोज सबसे जो आखिरी वाली शॉप है, अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि आखिरी शॉप के ऊपर उसके बाद कोई पैसे नहीं बचे, तो हम लोग फिर कंसीडर करेंगे कि भाई m डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 10 बराबर है 0 के। यहाँ से फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास m डिवाइडेड बाई 20 एलसीएम लेने के ऊपर, और ये आपके पास आ जाएगा m की वैल्यू 20, यानी कि आखिरी शॉप पे एंटर होने से पहले उसके बाद 20 रुपए थे। फिर अब आप सेकंड लास्ट शॉप में जब मैं एंटर हो रहा हूँ तब कितने होंगे, m डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 10, तो ये जो आखिरी शॉप के ऊपर अगर जाने से पहले 20 रुपए बचे थे, यानी कि मेरे पास 20 रुपए होंगे। इसको फिर सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा मेरे पास m माइनस का 20 इज इक्वल 20 टू 40, माइनस 20 वहां पर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू आएगी 60 के बराबर, यानी कि बिफोर सेकंड लास्ट शॉप मेरे पास 60 रुपए मौजूद थे। अगर मैं चेक करता हूँ, अल्लाह भला करे, थर्ड लास्ट शॉप के ऊपर मेरे पास कितने पैसे होंगे, आपकी बारी में मैं m डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 10 कंपेयर करवाऊंगा 60 के साथ, यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 60 इंटू m 60 टू 120, और जब 20 वहाँ पे जाएगा तो 140 के बराबर आएगा। तो डिपेंड करता है कितनी नंबर ऑफ शॉप्स आ रही हैं, डिपेंड करता है कितनी नंबर ऑफ शॉप्स के अंदर वो गया है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कितनी नंबर ऑफ शॉप्स के ऊपर वो एंटर हुआ है, ना, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कितनी नंबर ऑफ शॉप्स के ऊपर ये बच्चा एंटर कर रहा है, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि टोटल अमाउंट कितनी बन रही है। यहाँ पे बच्चे ने आधा जुमला नहीं लिखा हुआ, तो मैंने आपको अपने पास से बता दिया किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, सही है ना भैया। मैंने आपको आधी से ज्यादा चीज तो मैंने सॉल्व करवा दी है, बाकी रिमेनिंग के अंदर हमें ये नहीं पता कि कितनी एक्चुअल दुकानों में वो एंटर कर रहा है। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इन अ क्लास ऑफ 100 पीपल 30 लाइक क्रिकेट, 20 लाइक फुटबॉल एंड 10 लाइक बोथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल हु लाइक नीदर बोथ, यानी कि भैया कोई भी चीज लाए नहीं करते। एक क्लास है उसमें देखो टोटल बच्चों की तादाद आपको गिवन है, तो टोटल तादाद आपको गिवन है, तो ये आपके पास एक ग्रुप 1 है, फिर प्लस का साइन ग्रुप 2, माइनस का बोथ प्लस का नीदर। ये एक फॉर्मूला होता है सेट्स के अंदर कि भाई कभी भी अगर आपको बोथ की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है नीदर की करनी है, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक क्लास है उसमें टोटल 100 लोग मौजूद हैं। पहली तरह के लोग वो हैं जिनको 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है,
20 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, 30 बच्चे ऐसे हैं क्रिकेट खेलना पसंद है, 20 ऐसे हैं फुटबॉल खेलना पसंद है, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों चीज़ें पसंद हैं, दोनों चीज़ें खेलते हैं। तो यहाँ से हम नीदर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो 30 प्लस का 10 50, 50 माइनस का 10 40, और 40 में से 100 को जब माइनस करोगे ना आप, तो ये बनेगा आपके पास किसके बराबर, 100 में से जब 40 को माइनस करोगे 60 के बराबर। तो आपके पास नीदर की क्वांटिटी आ गई 60 के बराबर। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है नीदर की, तो सिंपल तरीके से आप 60 को ऊपर रखोगे और नीचे डिवाइड बाय 100 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है अ पर्सन इज टू ट्रैवल 240 किलोमीटर, ही स्टार्ट्स विद 60 किलोमीटर पर आवर इनिशियली बट हाफ वे, यानी कि एक बंदे ने 240 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना था और उसने चलना स्टार्ट करा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर, मगर आधे रास्ते के बाद उसको ख्याल आया है कि भाई मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करता हूं 10% के ऊपर। सही है, तो हाउ मच टाइम वाज टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, टोटल टाइम बताना है आपको। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मार्क कर लो भाई, मजे का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बेटे, आपके पास इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या बनती है? देखो 240 अगर किलोमीटर टोटल है तो उसका आधा क्या होगा, 240 का आधा होगा 2 1 2 2 4 0, यानी कि 120 किलोमीटर। आधा का काम तो बहुत आसान है, कि पहले जो 120 किलोमीटर है उसके लिए स्पीड आपको गिवन है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, तो आधा टाइम तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा। सिंपल मैं 120 डिवाइडेड बाय 60 करूंगा, ये आ जाएगा 6 2 12, यानी कि 2 घंटे लगेंगे उसको आधा सफर तय करने में। अब उसने फैसला क्या किया आधी जर्नी के बाद कि मैं अपनी स्पीड को 10% इंक्रीज कर देता हूं। तो भाई इनिशियल जो भी स्पीड थी उसको 10% इंक्रीज कर देता हूं, है ना। इनिशियल स्पीड जो जिस स्पीड पे चल रहा था दैट वाज 60 किलोमीटर पर आवर की, उसको अब वो 10% इंक्रीज कर रहा है। तो मैं कंसीडर करते हैं हम परसेंटेजेस के अंदर टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है कि अगर उसकी इनिशियल स्पीड 100% थी तो उसमें 10% का इजाफा हो गया तो 110% बन गई, यानी कि बन गई आपके पास 1.1 के बराबर। नॉर्मल सी बात है, 1.1 के बराबर बन गई। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ आसान भाषा में, इसको ऐसे करके लिख दो 110 डिवाइडेड बाय, जब कोई परसेंटेज रिमूव होता है डिवीजन में 100 आता है, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, 6 इंटू 11, ये बन गया आपके पास 66 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो हमारे पास जो अगले आधी जर्नी का जो स्पीड आ गई वो 66 किलोमीटर पर आवर की आ गई। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इसका टाइम क्या होगा, इसका टाइम होगा 120 डिवाइडेड बाय 66, तो ये बराबर आएगा किसके, ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 6 11 दैट इज 66 एंड 6 2 दैट इज 12 एंड 0 0, ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 11। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है, आपने 20 को अंदर रखा, 11 को बाहर रखा, 11 1 दैट इज 11, तो 9 बचेगा। अब 11 से छोटा नंबर है, डेसिमल लगाओगे 90 आ गया, 11 8 ज़ार इज 88, तो 1.8 आवर्स आ रहे हैं, यानी कि भाई बाकी की आधी जर्नी इसकी 1.8 आवर्स के अंदर कवर हो रही है। तो आपको टोटल टाइम अगर बताना है तो 2 प्लस का 1.8 क्या आ जाएगा, सिंपल 3.8 और इसकी कवर हो रही है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ रहा था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हो, हेड टू टेल कॉन्सेप्ट के ऊपर, हेड टू टेल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे यहाँ पे, मेरे प्यारे बेटे 3 1 3 बन जाएगा, और हेड हेड से मल्टीप्लाई होगा, टेल टेल से होगा, 2 इंटू 0 खत्म हो गया, फिर 5 1 इज 5 एंड 4 इंटू 0 खत्म हो गया। फिर आपके पास सिंपल तरीके से नेक्स्ट उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 0 ज़र खत्म हो गया, और हमारे पास सिंपल तरीके से यार ये अबे कर क्यों रहे हो यार, इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा, वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा भाई, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम सॉरी मैंने भी देखा भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर तो आपके पास डायरेक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा, तो आपको उसे सिंप्लीफाई करने की नीड ही नहीं है, सेम आंसर आएगा हमारे पास। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था कि भाई 100 हाउसेज हैव एन एवरेज इनकम ऑफ 20,000 रुपीज, इफ अ हाउस विद 50,000 इनकम is removed, the average of income of the 99 houses will be dash। अब देखो 100 घरों की जो एवरेज इनकम है 20,000 रुपए है यार, 100 घरों की एवरेज इनकम। देखो हमारे पास दुनिया में एक फॉर्मूला होता है एवरेज का, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है जो आपके पास सम अमाउंट होती है ना, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये एवरेज का फॉर्मूला है। अब देखो मुझे 100 घरों का एवरेज गिवन है, 100 घरों का एवरेज किसके बराबर है, 20,000 के। तो भाई अगर मुझे एवरेज गिवन है 20,000 के बराबर है, तो मैं यहां से 100 घरों का सम तो निकाल सकता हूँ, टोटल सम। अगर मेरे पास नीचे n की जगह पे 100 आ जाएगा तो यहां से मेरे पास 100 घरों का सम आ जाएगा। सम किसके बराबर आएगा, सम आ जाएगा 100 यहाँ पे डिवाइड हो मल्टीप्लाई होगा, वो 20,000 पहले मौजूद थी, उसमें 2 जीरो को और ऐड कर दो, तकरीबन क्या बनेगा, यूनिट 10 100,000 10,000 लैक्स, तकरीबन 20 लाख के करीब की अमाउंट आपके पास आ गई, सही है ना भैया, 20 लाख के करीब की अमाउंट मेरे पास आ गई 100 घरों से टोटल। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर एक घर जिसकी इनकम 50,000 थी, अगर मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, इस 20 लाख में से अगर आप 50,000 को रिमूव करूँ, तो एग्जामिनर कह रहे हैं फिर बाकी 99 घरों का एवरेज क्या है वो बताओ, 99 घरों का एवरेज क्या होगा हमें वो बताना है। सिंपल तरीके से अगर इस 20 लाख में से मैं 50,000 को रिमूव कर दूँ,
50,000 रिमूव करने के ऊपर एक घर जो 50,000 कमा रहा है, 0 0 50, ये आ जाएगा किसके बराबर, आ जाएगा सिंपल 2 0, यहाँ पे हो जाएगा पास 1, यहाँ 5, तकरीबन अभी भी 19,50,000 बनते हैं। सही है। इनका अब मुझे क्या बताना है, एवरेज। जब इसके ऊपर एवरेज बताना है। अब की बारी में चूंकि अब टोटल घर कितने बचे, 99 पर रखोगे 195 और फिर आगे 0 0 नीचे 99, सारे जीरोस को इग्नोर कर दो, सिंपल 195 को 99 पे डिवाइड करके चेक कर लो। 195 को जब 99 पे डिवाइड करोगे ना बेटा, तो ये आएगा आपके पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, 99 1 ज़र इज 99, एरिडस ले लो, तो ये आ जाएगा 195 में से 99 को जब माइनस करोगे तो ये 8 बन गया, यहाँ पे 15 आ गया, 15 में से 9 निकालोगे तो क्या बचेगा 6, और 18 में से जब 9 निकालोगे, 18 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूँ, 18 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूँ तो ये आएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से 9 के बराबर, 96 आ गया। अब डेसिमल लोगे, डेसिमल जब आप लोगे यहाँ पे जाहिर सी बात है, तो क्योंकि आपके पास 96 99 छोटा नंबर है, अब आपके पास 960 बन गया। अगेन आप फिर क्या करोगे, 99 9 पे चले जाओगे तो 1.9 समथिंग आ रहा होगा, यानी कि जब आप ट्रिपल जीरोस को मल्टीप्लाई करोगे तो 19,000 समथिंग की आपकी वैल्यू आ रही होगी। 19 के ही आपका आंसर होगा, 19 के आपका आंसर होगा। सिंप्लीफाई करोगे, बेसिक चीज़ है भाई। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि भैया मिस्टर ए टेक्स हाफ द मनी प्लस ₹1, मिस्टर सी टेक हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द मनी प्लस ₹1, मिस्टर एफ टेक रिमेनिंग ₹2, ओरिजिनल मनी वाज डैश। कि भाई ए ने क्या करा। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बड़े मजे की बात की जा रही है कि ए जो आपके पास आ रहा है ना, मिस्टर ए ही टेक्स हाफ द मनी प्लस ₹1, जो भी ओरिजिनल रकम थी उसका आधा प्लस ₹1। ओरिजिनल रकम अगर एक्स के बराबर थी तो x/2 प्लस का 1 लिया, सही है। तो रिमेनिंग क्या होगी आपके पास, रिमेनिंग आपके पास कितनी बनती है, रिमेनिंग आपके पास होती है x माइनस का x/2 प्लस का 1 आपकी रिमेनिंग अमाउंट है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवा लूं तो ये बन जाएगी रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास सिंपल x/2 माइनस का 1, ये मेरी रकम रिमेनिंग है और ये रकम ए साहब ने ली थी। आगे कहता है कि मिस्टर सी, आप लोगों ने जिन बच्चों ने नस का नेट नंबर 2 दे दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया अभी देना है तो भाई अभी से खुदारा नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा न्यू बैच जो कि अभी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है, देखो बैच की खास बात क्या होती है, सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लाइव क्लास के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और ये लाइव क्लासेस मैं नहीं देता भाई, मेरे अलावा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को अदना से टीचर समझता हूं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर या हमारे इदारे में। ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा केमिस्ट्री पढ़ाए, शाम में मैथ्स पढ़ाए, रात में फिजिक्स पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है। ना सिर्फ ये बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है जो कि आपको मल्टीपल डेज के ऊपर क्लासेस लेते हैं। कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी होती हैं। अगर आप वीकेंड का बैच लेना चाहें वीकेंड के ऊपर होंगे, अगर आप वीक डेज का लेना चाहें वीक डेज पे होंगी, अगर आप कंप्लीट वीक पे लेना चाहें कंप्लीट वीक पे होंगे और आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी होती। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है और हमारी तमाम की तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती हैं। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारे एलएमएस पोर्टल्स के जरिए आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के एक बेस्ट टीचर है, प्रोफेसर है मैथ्स के, एचओडी हैं अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं साथ में। फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल मिलते हैं और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिलते हैं। नज़्म बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब भी आपको मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल एहतशाम साहब भी आपको मिलते हैं, आपको बिलाल अशरफ साहब भी मिलते हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस पे आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के 2 इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं भाई, प्रोफेसर रहीम मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी मिल रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर जो नस अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं, वहां पे केमिस्ट्री भी आती है तो प्रोफेसर आपको साद वकार भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको शरियार साहब भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी आपको मिल रहे हैं और मिस जोहा जैन भी मिल रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं और ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई ये लाइव क्लासेस, जो बच्चे अगर कॉलेज के अंदर या अकेडमी के अंदर बिजी होते हैं वीक डेज के ऊपर, तो आप वीकेंड की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे बिजी हैं तो वीक डेज पे ले सकते हैं। बट जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। प्लस आपको हफ्ते के 7 डेज भी क्लासेस मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में क्योंकि 2 प्रोफेसर हैं तो एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास होती है एक प्रोफेसर की, यानी कि एक प्रोफेसर फर्स्ट मैथ्स अगर पढ़ा रहा हूं मैं तो मेरी वीक डेज पे क्लास है, दूसरे प्रोफेसर की वीकेंड के ऊपर क्लास है। तो जो बच्चा चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन क्लासेस ले तो वो दोनों टीचर्स की क्लासेस को ले सकता है, और जो बच्चा चाहता है वो किसी
एक टीचर को फॉलो करे तो एक टीचर को भी फॉलो कर सकता है। हम जानबूझ के बच्चों को दोनों टीचर्स का एक्सेस क्यों देते हैं? ताकि भाई आप दूसरे टीचर का भी कंटेंट देख सको, ताकि आप अगर किसी दिन कॉलेज से कोचिंग से फ्री हो दूसरे टीचर की भी क्लास लेकर देखो। अगर मजा ना आए ना तो फिर बात करिएगा, सही है। तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बल्कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी साहब जो है उनका काम यह है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे मैथ्स के अंदर जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों टीचर्स आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे अपना प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे, और फिर थर्ड प्रोफेसर उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मजे की बात, हर चैप्टर का आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होता है। जो टॉपिक कवर होगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भैया, उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इतने सारे फीचर्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा आपको लाइव डाउट क्लासेस ऑफर नहीं करता होगा। हमारे बैचेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। इन लाइव डाउट क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस मटेरियल खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, सही है, तो आपकी जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में दूसरे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद अपनी डाउट क्लास लेते हैं कि भाई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपकी हफ्ते में एक दिन लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो हमारी है, पोर्टल जो हमारा है, उसके ऊपर आपके विद इन द ऐप चैटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जहां पे व्हाट्सएप से ज्यादा सपोर्ट चैट ग्रुप मौजूद है, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी कम्युनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी हुई अपने पोर्टल के ऊपर के, जहां पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करना चाहते हो, वहां पे उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है। इन बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई नस के नेट 3 से पहले कोर्स कवर भी होगा, फिर मल्टीपल टाइम नस के नेट 4 से पहले कोर्स कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो वो सब भी कवर अप होंगी। ये बहुत बड़ा फायदा आपको, और पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा होता ये तमाम फीचर्स आपको। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल कोई भी इदारा आपको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दिखाऊं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये वर्क करती हैं, तो भैया आप अगर सिंपल तरीके से फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए, लेट सपोज आप फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर गए, तो आपके पास सेशन 2024-25 पूरा गिवन है ओल्ड, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास वैसी गिवन है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बेकार इदारे मौजूद हैं जो भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 15,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारी एक मिनिमल फीस है उसमें कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है, और एक नहीं दो एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के अंदर। तो आप लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर गए, बैच 1.0 में एक चीज दिखाता हूं आपको। जैसे क्लास 11 सर रोनाल्ड ने कवर पूरी करवाई है, तो आप वेक्टर्स के ऊपर गए प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, तो भाई जो बैच के बच्चे होते हैं ये सिर्फ इसका एक्सेस ले सकते हैं, सही है ना भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर रोनाल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई भी होगी प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने। तो भाई एक एक चीज इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाया हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली प्रोफेसर रोनाल्ड साहब की क्लास चल रही है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देखते होगे कि भाई किस तरह जो बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम दी जाती है उस तरह के सिस्टम को हम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुके हैं। तो अब इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको मिल रहे हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाता हूं मैं इनके किसी टॉपिक के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल में चला गया, सही है भाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से सर बिलाल जी हैं यहाँ पे, ये अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर जाओगे, जहां पे मैथ्स के अंदर ये बंदा है नाचीज थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है भाई, वहां पे वैसे ही आपको दूसरे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ही आपको, अच्छा मेरे पास ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ बेटा, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स होंगे। अब जैसे कि भैया मैं चला गया मैथ्स के अंदर, प्रोफेसर आफ्ताब साहब पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो भाई किसी भी कोचिंग सेंटर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ होगा अकेडमी के अंदर 70,000 60,000 रुपए देने के बाद
एक सब्जेक्ट में एक टीचर मिलता है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में हमने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर, मल्टीपल प्रोफेसर दिए हुए और बड़ी मिनिमल फीस के साथ। तो इस तरीके से देखिए प्रोफेसर आफ्ताब अपने टॉपिक को कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम प्रैक्टिस जोन्स के अंदर आपको मल्टीपल ईयर्स के पेपर्स मिलते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं। आप चाहें तो पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट टीचर्स के साथ। इसी तरीके से डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं कि भाई अगर मैं जाऊं लेट सपोज इंग्लिश के ऊपर मैं गया, तो भाई इंग्लिश के अंदर मैं गया तो ये सेशन 2025-24 की पुरानी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, न्यू रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसके अलावा देखो प्रोफेसर एहतशाम साहब ने जो 2 दफा कोर्स अपना कवर करवाया वो भी मौजूद है। डाउट क्लास का एक अलग फीचर है, कोई इदारा आपको सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करवा रहा होता है और समझता है काम खत्म हो गया। हमारे बैचेस में आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं। भाई ये डाउट क्लासेस हैं, डाउट क्लासेस का मतलब होता है कि भाई ये लाइव क्लासेस के अलावा डिस्कशन है, लाइव क्लासेस के अलावा की डिस्कशन है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप यहाँ पे देखो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आप सारे पसंद करते हैं, उनकी जानबूझ के हमने मैराथन अभी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर एहतशाम अपनी डाउट क्लास खुद से कंडक्ट करते हैं, तो देखो डाउट क्लास एक उनकी कंडक्ट चल रही है। तो ये इस तरीके से एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। इसी तरीके से इनकी अगर मैं लाइव क्लास के ऊपर जाऊं, किसी भी लाइव क्लास के ऊपर मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाएंगे, बिजनेस के बच्चों के लिए भी, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो प्रोफेसर एहतशाम प्रॉपर जो पास पेपर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं। इसके अलावा आपके जो चैट का ग्रुप होता है, भाई नॉर्मली कोचिंग सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली चैटिंग के लिए हमारा अपना इन हाउस बिल्ड चैटिंग सिस्टम मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो सके, कोई रील शील ना भेजी जाए एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूं, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज शो करता हूँ, सब्जेक्ट डाउट का फायदा क्या होता है। भाई मैं यहाँ पे चला गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 248 के ऊपर। लेट सपोज एक बच्चा है हारून रशीद अहमद खान, उन्होंने अपना कोई डाउट पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच, हियर द आंसर इज 0। अब जो प्रोफेसर आसिम साहब हैं, उन्होंने फिजिक्स का इस बच्चे ने अपना डाउट पूछा है, प्रोफेसर आसिम साहब ने उसका आंसर किया हुआ है, बाकी दूसरे बच्चों ने भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो भाई हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है, जो सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, बड़ा एक अच्छा यूनिक फीचर है कि भाई यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पर्टिकुलरली कोर्स फेलोज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि भैया आप किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी बात के हवाले से, जहाँ पे आपको डाउट टीचर भी रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपके जो पर्टिकुलरली क्लास फेलोज होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी नस के नेट नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज्ड पास पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपका ईकेट के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, फिर राउंड 2 से पहले मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपको स्पेशलाइज आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर, पास पेपर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे बैचेस के अंदर मिल रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि आपसे बैच में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।